जैंगी के सामने 1000 साल पुराना परचमेंट स्क्रोल रखा था जो 4 बड़े सरदारों ने संभाल कर रखा था। अब दुनिया के अंत के बाद ऐसे एंटीक्स का ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। ट्रबल टाइम्स में सिर्फ मटेरियल चीजें काम आती हैं। जैंगी समझ गया पाजी गेजांग ने ये तोहफा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिया, इसके पीछे कोई मकसद है। स्क्रोल में किंग गेजार के एपिक का एक हिस्सा था जिसमें बर्फीली प्लेटों पर बसे राक्षसी राज्य का जिक्र था, जहां 10 फुट लंबे 6 आंखों वाले राक्षस इंसानों की बलि देते थे और नर्क से शक्ति पाते थे। राजधानी में एक विशाल एबिस था जहां दासों को डेविल के लिए बलि दी जाती थी। जैंगी ने गौर किया पाजी गेजांग ने जिस स्टोरी का जिक्र डिनर में किया था वही इस स्क्रोल में थी। साफ था वो जैंगी को संकेत दे रहा था कि स्टार आइलैंड, फॉग वैली और क्विनलिंग एबिस जैसे रहस्य बर्फीले प्लेटू पर भी है। यांग शिनशिन ने सीधा कहा, वो चाहता है कि आप स्नोई प्लेटू जाएं। जैंगी को पाजी गेजांग की चौचुआज सभा में बुलाने की बात याद आई और समझ गया कि साउथ वेस्ट रीजन में भी अंडरग्राउंड थ्रेट्स सामने आ रहे हैं जैसे क्विनलिंग में थे। लेकिन जैंगी दोबारा खुद को खतरे में डालना नहीं चाहता था। यांग शिनशिन ने कहा, डेमोनिक किंगडम वैसा ही नहीं है जैसा हमने देखा। 2000 साल पहले ये राज्य मौजूद था और किंग गेजार ने उन्हें हराया, मतलब उनकी शक्ति लिमिटेड थी। जैंगी ने सहमति से सर हिलाया। पास्ट में इतने पावरफुल एलियंस नहीं थे तो शायद अब भी खतरा इतना बड़ा ना हो। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई अंडरग्राउंड ताकत है तो सभी रीजन उसे मिलकर क्यों नहीं निपटते? यांग शिनशिन ने कहा, आपकी पहचान न्यूट्रल है, आप किसी फैक्शन से नहीं जुड़े, इसीलिए पाजी गेजांग आपको पावर स्ट्रगल में शामिल करना चाहता है। साउथ वेस्ट में 4 बड़े सरदारों के बीच पावर बराबर बनती है। अगर कोई एक ज्यादा ताकतवर बनना चाहे तो उसे आउटसाइडर की जरूरत पड़ेगी और जैंगी आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं। जैंगी ने स्क्रोल यांग शिनशिन को सौंपा और कहा, स्नोई प्लेटू की ह्यूमैनिटीज और हिस्ट्री पर स्टडी करो। अगर पाजी गेजांग को हमें साथ लेकर कुछ करना है तो वो जल्द कांटेक्ट करेगा। प्लेटू की मिस्टिकल सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड काफी प्रिजर्व्ड है। दूसरे रीजन में ऐसी हिस्टोरिकल नॉलेज या तो खो गई या जला दी गई थी। अगले दिन पाजी गेजांग ने जैंगी को अकेले बुलाया। इस बार बात सीधी थी। उसने पूछा, एपिसलोन बनने के कितने तरीके हैं? जैंगी ने कहा, एक जो जन्म से गिफ्टेड होते हैं और रिसोर्सेस मिलने पर नेचुरली एपिसलोन बनते हैं। दूसरा, डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स जो जीन लॉक तोड़कर सोर्स ऑफ गॉड से इवॉल्व होते हैं। और तीसरा, साउथ वेस्ट का अंडरटेकर जो मिस्टीरियसली एपिसलोन बनता है। पाजी गेजांग ने अंडरटेकर की स्टोरी बताई। हर जनरेशन में फ्यूनरल मास्टर मरने से पहले रीइंकार्नेशन का संकेत देता है। एक बच्चा स्नोई प्लेटो में जन्म लेता है जो किंग गेजार एपिक का पूरा पाठ कर सकता है। फिर उसे सांगजिया मोनेस्ट्री ले जाकर 3600 प्रेयर व्हील्स घुमाकर इनिशिएशन दी जाती है। पैंडेमिक के बाद स्नोई प्लेटो में भूखमरी फैली। फ्यूनरल मास्टर ने भगवान से प्रार्थना की, नंगे पांव पहाड़ों पर घूमता रहा और प्रेयर व्हील्स चलाता रहा। एक दिन शांगजा मोनेस्ट्री से लाइट निकली और फ्यूनरल मास्टर हवा में भगवान जैसा दिखाई दिया। वो बर्फीली तूफान को हाथ से हटा सकता था। जैंगी चुपचाप सुनता रहा। ये सब कोई फैंटेसी जैसा लग रहा था। जैंगी ने ध्यान से पाजी गेजांग की बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये तो बस एक लेजेंड है, उसने सोचा। डर का माहौल बना रहा है। पाजी ने देखा कि जैंगी इम्प्रेस नहीं हुआ तो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर धंस गया। तुम्हें लगता है ये सब बकवास है? जैंगी ने सर हिलाकर जवाब दिया, थोड़ा बहुत। पाजी बोला, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब दुनिया बदल गई है मिस्टर केओस। तुम उन सेलेक्टेड लोगों में हो जो स्टार आइलैंड और क्विनलिंग की गहराइयों तक जा चुके हो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जमीन के नीचे क्या छुपा है? जैंगी पहली बार सीरियस हुआ। क्या तुम जानते हो? पाजी ने स्माइल किया। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम चाहते हो।
किंग गेज़ार के ज़माने का ओरिजिनल एपिक अभी भी हमारे पास है, स्नोई प्लेटू पर, बस हमारी पाजी फैमिली के पास। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे पुराना और डिटेल्ड रिकॉर्ड है। पाजी फैमिली एक ज़माने में राजा के हिस्टोरियन थे। प्लेटू पर आम लोग अनपढ़ और सर्फ होते थे, इसीलिए हिस्टोरियन का स्टेटस बहुत हाई था। जनरेशंस की मेहनत से पाजी फैमिली प्लेटू के 4 सबसे बड़े चीफ घरों में से एक बनी। जैंगी का दिल धस गया। क्विनलिंग की एक्सपर्टीशन में बस ये 4 रीजन शामिल थे, बाकी को इसका पता नहीं चल सकता। पर पाजी सब कुछ करेक्ट बता रहा था। क्या वो सच में कुछ जानता है? स्नोई प्लेटू हमेशा से मिस्टीरियस रहा है। वहाँ की कल्चर कई वॉर्स और डिजास्टर के बाद बची रही। जैंगी को याद आया क्विनडाओ के ब्लैक आर्मर्ड मैन और क्विनलिंग के अंदर का वाइट ड्रैगन। इन पावरफुल बीइंग्स से मैंने कुछ चुराया था, सोर्स ऑफ गॉड और वो पर्पल क्रिस्टल। उसे अब वो ड्रैगन की वार्निंग याद आती है। सच जानकर ही मैं इनसे डील कर पाऊंगा। तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग है, जैंगी बोला, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। पाजी ने स्माइल की। 3 महीने बाद साला सिटी में चाओशुआज धर्मा असेंबली होगा। उसी दिन हमारी 4 फैमिलीज मिलकर ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे सील्ड डेमोनिक किंगडम का गेट खोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो वहाँ की सबसे वैल्यूएबल चीज हासिल करने में। जैंगी ने आंखें नैरो की। डेमोनिक किंगडम जाने का गेट? सुनने में तो फैंटेसी लगता है। पाजी सीरियस हो गया। पर अब ये सब रियल हो रहा है। प्लेटू के लोग मानते हैं कि किंग गेज़ार ने डेमोनिक किंगडम को हराया और उसे माउंटेन के नीचे सील कर दिया। हमारे पास उस जगह का मैप है और नेक्स्ट असेंबली में हम उसे खोलने वाले हैं। वहां शायद तुम्हारा सोर्स ऑफ गॉड भी हो सकता है, या उससे भी कहीं ज्यादा। जैंगी बोला, अगर ट्रेजर इतना पावरफुल है तो तुम किसी आउटसाइडर को क्यों लाना चाहते हो? क्या तुम नहीं डरते मैं सब ले लूंगा? पाजी ने कहा, मैं जानता हूं तुम पावर, लैंड या लोग नहीं चाहते। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि याशेलांगताई फैमिली को ये ट्रेजर न मिले। पाजी ने बताया, याशेलांगताई फैमिली का एक पर्सन बुद्धास लाइट से एम्पावर्ड होकर एपिसलोन बन चुका है। अब वो प्लेटू में सबसे स्ट्रॉन्ग है और त्रिपा रिलीजियस लीडर की पोजीशन भी ले चुके हैं। हम 3 फैमिली स्लोली वीक हो रहे हैं। पाजी बोला, अगर वो ट्रेजर उन्हें मिल गया तो हमारा एंड निश्चित है। जैंगी ने पूछा, अगर अंडरटेकर सच में इतना पावरफुल है तो तुम लोग अब तक बचे कैसे हो? पाजी ने जवाब दिया, वो अंडरटेकर प्योर दिल वाला है, इनोसेंस को नहीं मारता, पर देजी उसे मैनिपुलेट कर सकता है। हम रोज डर कर रहते हैं कि कब उनकी आर्मी अटैक कर दे। तो सेकंड क्वेश्चन है, तुमने मुझे चूज क्यों किया? अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो शेंजिंग रीजन क्यों नहीं? पाजी बोला, शेंजिंग बहुत बड़ा पावर है। अगर उन्हें स्नो माउंटेन का सीक्रेट पता चला तो वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे। हमारी लेगेसी खत्म हो जाएगी। पर तुम इंडिपेंडेंट हो, रिवरसाउथ डोमेन के हो, पर वहां की गवर्नमेंट से जुड़े नहीं हो। तुम फ्री हो, मर्सनरी जैसे, इसीलिए तुम सबसे बेस्ट हो। जैंगी समझ गया, पाजी उसे मजबूरी में शील्ड की तरह यूज करना चाहता है। अगर मैं सब ट्रेजर ले गया तो? पाजी हंसा, तब भी मुझे कोई लॉस नहीं, मुझे बस याशेलांगताई फैमिली को हराना है। अब जैंगी सोच में पड़ गया। अगर स्नो माउंटेन के नीचे सच में कोई हिडन वर्ल्ड है तो वो मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो सकता है। शायद किलिंग जितना डेंजरस ना हो, क्योंकि किंग गेज़ार ने उसे हजारों साल पहले ही सील कर दिया था। पाजी की बात सुनकर जैंगी थोड़ा ललचाया, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। अपोकलिप्स के बाद वो कई खतरों के बीच से बचा था, इसीलिए बिना फायदे के किसी भी लोगों की मदद नहीं करता। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कोई रियल फायदा चाहिए। जैंगी ने पाजी को घूरते हुए कहा। पाजी ने दांत पीस कर बोला, काम होने के बाद 50-50 शेयर कर लेंगे। जैंगी हंस पड़ा। पहले तो ये बताओ कि स्नो माउंटेन के नीचे जो चीज है वो सच में है भी या नहीं? असल में जैंगी के पास ना तो रिसोर्सेस की कमी थी, ना ही हथियारों की। उसने पहले ही डैंग टेक्नोलॉजी को काफी युआनशी और इन्वेस्टमेंट दे दिया था।
इसीलिए पाजी के पास देने को कुछ खास नहीं था। लेकिन जैंगी बोला, तुम्हारे पास अभी भी एक चीज है जो मेरे काम की है। पाजी समझ गया और बोला, क्या तुम गेजार राजा के एपिक की असली मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हो? गेजार राजा का महाकाव्य पाजी फैमिली के पास हाथ से लिखा हुआ प्राचीन दस्तावेज था। इसमें कहा गया था कि डेमन किंग एडम को खत्म करने के बाद गेजार ने एक विशाल साम्राज्य बसाया और इतिहासकारों को आदेश दिया कि उसकी घटनाएं दर्ज करें ताकि लोग भूल ना जाएं कि एबिस अभी भी मौजूद है। जैंगी को समझ आ गया, अगर मुझे अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के बारे में जानना है तो मुझे प्राचीन कल्चर की स्टडी करनी होगी। पाजी ने उसे एक पुराना स्क्रोल दिया जो इंसानी चमड़े से बना था। स्क्रोल में लिखा था, जब दुनिया का अंत आएगा तो डीमन एबिस फिर खुलेगा और गेजार फिर से लौटेगा। ये पढ़कर जैंगी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। इतिहास में कई बार एंड ऑफ द वर्ल्ड की बातें हुई हैं, उसने सोचा। जैंगी ने स्क्रोल पकड़कर वापस रख दिया। इसमें कुछ खास नहीं था। पाजी बोला, पूरा महाकाव्य 2 कोर शब्दों का है, तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, तभी असली मतलब समझ आएगा। जैंगी बोला, मैं सोच कर बताऊंगा। पाजी समझता था कि जैंगी के पास टाइम एंड स्पेस की एबिलिटी है, वो अकेले भी स्नो माउंटेन जा सकता है। मजबूरन पाजी ने जैंगी को और जानकारी देने का वादा किया। जैंगी अपनी टीम के साथ वापस ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। सभी सामान जिनवे की शैडो स्पेस से स्टोर हो गया था। फैटी शू अब भी परेशान था, खासकर ली यांग यांग के लिए। ली यांग यांग दूर से उन्हें जाते देख रही थी, लेकिन फैटी शू ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जैंगी ने टोका, कम से कम एक बार फेयरवेल तो कर दो। फैटी शू बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे फेस करूं, भागना भी एक तरीका है। उसने हंसकर कहा। लियांग यू ने सीरियस होकर कहा, जो भी डिसीजन लो, लेकिन एक सच्चा जवाब देना जरूरी है। फैटी शू ने सर झुका लिया और कहा, मैं बाद में उससे बात करूंगा, शायद चैट पर। कुछ कहे बिना टीम ब्लिजर्ड सिटी लौट आई। जैंगी को जू जंग ने खुद रिसीव किया और तारीफों के पुल बांधे। तुम तो हमारी रिवरसाउथ डोमेन के ट्रेजर हो। वो जानता था कि जैंगी के पास अब युआनशी माइन का आधा हिस्सा है, इसीलिए उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। ब्लिजर्ड सिटी में अब पुराने सुपर पावर फेडरेशन के लोग भी थे जो नए नए पदों पर थे। हमारा शहर अब बहुत मजबूत हो रहा है, जैंगी ने कहा। जूजंग ने सर हिलाया, लेकिन रिवरसाउथ डोमेन बहुत बड़ा है और हमारी मैन पावर कम है, इसीलिए हम हर मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। रिवरसाउथ इलाका फैमिली के लिए आसान नहीं है। जैंगी ये बात अच्छे से जानता था। हेवनली सी सिटी समुद्र के पास है और युआन कोंगे की साजिश से ज्यादातर लोग मारे गए, इसीलिए अब वहाँ आबादी कम है। ताकतें स्टेबल है और फाइट भी कम होती है। मगर बाकी शहरों में हालत अलग है। मीडियम साइज शहरों में लाखों लोग बच गए हैं। गाँव में भी रिसोर्सेस की वजह से छोटे छोटे गुट बन गए हैं। गुटों के बीच फाइट्स आम है। खाने, कपड़े और एनर्जी के लिए जंगली जानवर भी म्यूटेट होकर खतरा बन चुके हैं। इसीलिए जूजंग, जो रिवरसाउथ डोमेन के कमांडर हैं, हर दिन रिपोर्ट से घिरे रहते हैं। ऊपर से दिखने वाला रुतबा असल में काफी टेंशन भरा होता है। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें ऐसा एपिसलोन चाहिए जो तुम्हारी बात माने। और फिर उसने जूजंग की गॉड डॉटर यू यू की तरफ देखा। जूजंग ने बताया कि वो अब फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रही है और एपिसलोन लेवल के करीब है, लेकिन अभी भी एक स्टेप दूर है। जैंगी ने शांत स्वर में कहा, वो युआन कोंगे नहीं है। जैंगी उसे हेल्प नहीं देने वाला था क्योंकि वो रिसोर्सेज सिर्फ अपने लोगों को देना चाहता था। जूजंग को ये बात पता थी, इसीलिए वो ज्यादा जिद नहीं करता और बोला, चलो छोड़ो, आज तो तुम रुको और मेरे साथ ड्रिंक्स लो और शिनजिंग की कहानी सुनाओ। फिर सब लोग जैंगी को बड़े ग्रैंड डिनर में ले गए। सबने अल्कोहल पी, मगर जैंगी ने हमेशा की तरह सिर्फ गर्म चाय निकाली। उसके साथ सिर्फ यांग शिनशिन थी। बाकी टेबल पर जूजंग, डैंग युआनबो, डैंग शेंगतोंग और टियान ली थे। बातों बातों में जैंगी ने अपनी जर्नी की कहानी सुनाई, मगर सांपों की सभ्यता और पर्पल क्रिस्टल जैसे सीक्रेट बातें छुपा ली। फिर जूजंग बोला, अगर रिवरसाउथ डोमेन में कभी वैसा खतरा आया
तो हम क्या करेंगे? डैंग युआनबो ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे पास तो कैप्टन कियोस है। बातों के बाद जू जंग ने जैंगी को अलग से ले जाकर रियल इशू पर बात की। उसने पूछा, युआनशी माइंस की खुदाई कब से शुरू करनी है? जैंगी ने कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी जमीन के नीचे कुछ सेंटीपीड्स बचे हैं। फिर जू जंग ने पूछा, सुना है तुम्हें 30% हिस्सा मिला है? जैंगी ने हाँ कहा और बताया कि डील के मुताबिक वो उसे 7% देगा। 5% तय था, 2% एक्स्ट्रा दे रहा है हथियारों के बदले। जू जंग खुश हो गया क्योंकि उसके पास हथियारों की वैल्यू नहीं है, मगर जैंगी को एनर्जी हैवी स्किल्स के लिए हथियार चाहिए होते हैं। जू जंग और ज्यादा मांगना चाहता था, मगर जैंगी ने साफ कहा, लोभ मत करो, आगे भी डील होगी। जैंगी ने जू जंग से मिंग मिंग के लिए माइनिंग के लिए मैन पावर तैयार रखने को कहा और जू ने एग्री किया। ब्लिज़र्ड सिटी के पास काफी लोग हैं, लेकिन जैंगी अब और नहीं रुकना चाहता था। वो पर्पल क्रिस्टल के लिए बेचैन था जो उसने मिस्ट्री वर्ल्ड के पिरामिड से पाया था। डैंग परिवार ने उसे सीक्रेटली डील कर ली थी। युआनशी माइंस का एक हिस्सा उन्हें मिलेगा। जब वो बाहर आया तो देखा फैटी शू खिड़की से बाहर बर्फ देख रहा था और अकेले में कुछ शायरी बड़बड़ा रहा था। उसे लैंग शिंगचैन सेकंड फ्लोर पर गाने बजाने के लिए बुला रही थी, मगर उसने मना कर दिया। शायद वो अब भी ली यांग यांग को भूल नहीं पाया। खाना खत्म होने के बाद जू जंग ने एक जरूरी टॉपिक की बात की। जिन लोगों ने फाइट में भाग लिया था उन्हें अब ऑफिशियल कोड नेम्स देने का वक्त आ गया है। इस तरह जैंगी ने लियांग यू, फैटी शू और दूसरे कॉम्बैट मेंबर्स को बुलाया और सबने मिथोलॉजिकल कोड नेम्स चुने। फैटी शू बना मार्शल तियांगपेंग, लियांग यू बनी 9 स्वर्गों की देवी, जू जंग बना लू और फ्लावर। जैंगी ने उसके पीठ थपथपाया और मुस्कुराया। पहले से ही लुओंग का नाम है और आखिरी इवल बीस्ट अब भी खाली है। अब सबके कोड नेम्स फिक्स हो गए और टीम ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गई। इसके बाद जैंगी और उसकी टीम ब्लिज़र्ड सिटी से वापस हेवनली सी सिटी लौट आए। ये ट्रिप शॉर्ट रही, मगर सबके लिए फ्रूटफुल थी। किसी को ट्रेनिंग से फायदा हुआ तो किसी ने नॉर्थ की स्नो सीन्स एंजॉय की। शेल्टर लौटते ही देखा बाहर 1 मीटर बर्फ जमी है। फैटिशू ने ब्लोइंग से रास्ता साफ किया। फिर जैंगी ने 3 लेयर सिक्योरिटी से दरवाजा खोला और सब अंदर आए। जैसे ही लोग अंदर घुसे, सबने अपने कोट उतारे और सोफा पर पसर गए। घर जैसा आराम कहीं नहीं। जैंगी भी आराम से कपड़े बदल कर आया, चाय या कॉफी लेकर खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बर्फबारी हो रही थी, अंदर फायर प्लेस चल रही थी। घर के लोग साथ थे, सब हंसते मुस्कुराते, एक परफेक्ट पल। जैंगी और उसके दोस्त घर लौटते और पूरा दिन आराम करते। अगले दिन जैंगी ने क्विनलिंग यात्रा के रिजल्ट्स बांटने शुरू किए। सबसे पहले उसने वो पर्पल क्रिस्टल निकाला जो बड़े चिनचिला ने लाया था। देखने में साधारण लगा, जैसे कोई सजावट का क्रिस्टल हो। कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हुई। समझ ना पाने पर उसने इसे लू कैरन को दिया। लू कैरन ने अपनी डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी एक्टिवेट की और क्रिस्टल को महसूस किया। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में झटका लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। जैंगी घबरा गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद लू कैरन ने आंखें खोली और बोली, इसमें दुनिया के सारे इमोशंस जैसे भर दिए गए हो। बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। जैंगी को लगा ये कोई इमोशन स्टोरिंग क्रिस्टल है। लू कैरन ने कहा, ये क्रिस्टल बाहर से एक कंटेनर है, असली पावर अंदर है और उसे बाहर निकालना होगा। जैंगी ने कहा, ठीक है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, मैं हेल्प करूंगा। फिर जैंगी ने उसके गोदाम में बहुत सारा युआनशी ओर रखा और कहा, तू समझ इसको कैसे यूज करना है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। लू कैरन ने हाँ कहा, क्योंकि वो पहले भी एलिमेंटल स्टोन्स पर काम कर चुकी थी। जैंगी ने सबको लिविंग रूम में बुलाया और एक 5 मीटर लंबा सेंटीपीड का शव बाहर निकाला। यांगमी डर गई, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? जैंगी हंसा, सोच रहा हूँ इससे कोई डिश बना सकते हैं क्या? सबने मजाक समझा, लेकिन फिर उसने सीरियस होकर अपना आइडिया बताया। ये कीड़े युआनशी ओर को सीधा निकल सकते हैं। सोचो, अगर हम इन्हें फीड करें और फिर इनसे एनर्जी ले,
जैसे भेड़ घास खाते हैं और इंसान भेड़ को। यांग शिनशिन ने तुरंत बात पकड़ी, मतलब हम इन्हें पालें ताकि इनसे पावर ले सके। जैंगी ने हाँ कहा, शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट ये कर रहा है, इसीलिए उनके पास इतने सारे एलियंस हैं। फिर उसने सेंटीपीड के अंडे दिखाए, 1000 से कम है, ब्रीडिंग शुरू की जा सकती है। कैप्टन लेवल के सेंटीपीड्स के शव फैमिलीज को दिए जा सकते हैं, बाकी नवजात कीड़े खाने के लिए यूज होंगे। एक पूरी एनर्जी चेन बनाने की योजना थी जिससे कैप्टन लेवल से ऊपर के एलियंस पैदा हो। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करना था। इंक्यूबेशन की जिम्मेदारी जो कीर को मिली और फ्लावर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, जो ना माने उसे खा लेना। जैंगी ने सबको सेंटीपीड का एसेंस बांटा, खुद के लिए थोड़ा रखा क्योंकि अब उसे डेल्टा लेवल ओरिजिन से खास फायदा नहीं। उसका टारगेट था कि सब कम से कम कैप्टन लेवल तक पहुंच जाए। फैटी शू थोड़ा सैड था। जैंगी ने उसे एक कैप्टन लेवल कोर दिया और कहा, एब्जॉर्ब करो और स्ट्रॉन्ग बनो, फ्यूचर में कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। फैटी बोला, क्या इससे मैं ली यांग यांग जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? जैंगी ने हंसकर कहा, 9000 पॉइंट से कम हुआ तो भाई भरपाई करेगा। फैटी शू खुश होकर चला गया। जैंगी बाहर निकला और जम चुके लू जियांग नदी पर चला गया। बर्फ पर नॉक किया और थोड़ी देर में एक फ्रॉग बाहर आया। जैंगी, तुम वापस आ गए, उसने इनवाइट किया, कॉफी पीने चले? मेढक राजी हो गया। शेल्टर पहुंचकर फ्रॉग ने चिलचिला से रिकॉर्डर निकाला और दोनों ने परफॉर्मेंस शुरू कर दी। जैंगी आराम से सोफा पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद सो गया और उठा तो देखा फ्रॉग और चिंचला उसे घूर रहे थे। डर के बाद पहचानने पर चैन की सांस ली। क्या बात है? उसने पूछा। फ्रॉग ने बताया, चिंचला तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जैंगी को शक हुआ, ये क्रिएचर शायद किसी अंडरग्राउंड दुनिया का हिस्सा हो। इंसान विशाल चिंचला की भाषा नहीं समझ सकते थे, इसलिए जैंगी ने लू कैरन से कहा कि एक ट्रांसलेशन मशीन तैयार करे, पर इस प्रजाति की जानकारी कम थी, इसीलिए बस उसकी डेली आवाजों से समझने की कोशिश की जा रही थी। फ्रॉग मुस्कुराया, या यूं कहूं उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी थी कि वो हमेशा मुस्कुराता लगता था। बोला, म्यूजिक दिल तक जाता है, मैंने उसका मीनिंग फील किया। तो उसने क्या कहा? स्पिरिट को सैक्रिफाइस करो। जैंगी चौंक गया, मतलब वो पर्पल क्रिस्टल? फ्रॉग बोला, शायद, मैं तो बस उसका मेलोडी फील कर रहा था। बड़ा चिंचला भी कुछ बोलने लगा। जैंगी को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। शायद जब से मैं क्विलिंग के अंडरग्राउंड से लौटा था तब से बोल रहा था। पहले सोचा था वो भूखा है, लेकिन अब समझ आया वो कुछ रिमाइंड कर रहा था। जैंगी ने पूछा, तू जानता है इसका यूज कैसे करें? चिंचला ने उसकी तरफ देखा, आंखें झपकाई, सिर तिरछा किया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। जैंगी ने फ्रॉग से बोला, भाई अब तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ समझ आए तो मुझे बता देना। फ्रॉग बोला, जरूर। जैंगी अब और ज्यादा बेचैन हो गया। शिंगडाओ का फॉग स्प्रेड हो रहा था और अब सैटेलाइट इमेजेस भी टेंशन बढ़ा रही थी। अगर एबिस मॉन्स्टर निकला तो कोई नहीं रोक पाएगा। शानू ने कहा, ब्लैक आर्मर्ड गेट कीपर से पहले लड़ाई हो चुकी है, उसे रोकना नामुमकिन था। शिनलोंग बोला, चाहे कुछ भी हो, लव डेथ से डरते हैं। लव डेथ इंसान की सबसे पावरफुल वेपन थी। शिजाकू ने कहा, अगर ये भी कुलनिंग जैसा सीक्रेट रियलिटी है तो ये एक नया चांस हो सकता है। अब उसकी नजर भी उस चांस पर थी जो जैंगी को मिला था स्टार आइलैंड में। जब से गॉड सोर्स की खोज हुई, दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर वहीं टिक गई, पर असल में टक्कर सिर्फ 2 ही ताकतों में है, हाक्शाओ किंगडम का ईस्ट चाइना सी रीजन और कोलंबिया की ओशन फ्लीट। जैंगी ड्रैगन किंग के आखिरी शब्दों के कारण शुरू से ही शिंगडाओ पर नजर रखे हुए था। एक सुबह यांग शिनशिन ने जब वहां के बदलाव बताए तो जैंगी और ज्यादा बेचैन हो गया। बुरा हो गया, उसने माथा दबाते हुए कहा। उसका पावर इंडेक्स अब 18,000 था, पर फिर भी उन सीक्रेट रल्म की शक्तियों के सामने वो कमजोर लगता है। अगर कभी अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर या व्हाइट ड्रैगन वापस आया तो वो जरूर बदला लेंगे। यांग शिनशिन ने पूछा, भाई आप जाना चाहते हो? जैंगी ने मना कर दिया, जब तक वो और मजबूत ना हो जाए शिंगडाओ नहीं जाएगा। ईस्ट चाइना सी और कोलंबिया ही संभाले, पर उसके हाथ पीछे ही क्लेंच थे,
भीतर से बेचैनी बढ़ रही थी। यांग शिनशिन ने याद दिलाया, आपने ही कहा था लोग अनजान से डरते हैं, जैसे अंधेरे से, पर जब इंसान ने फायर इस्तेमाल करना सीखा तो डर गायब हो गया। जैंगी मुस्कुराया, सच कहा, इसीलिए मैं दुनिया की सच्चाई जानना चाहता हूँ। यांग शिनशिन ने बताया कि वो एंशियंट लिटरेचर और किंग गेज़ार की किताबों से कुछ क्लूज निकाल रही है। जैंगी ने उसकी बातों में दिलचस्पी ली और दोनों ने बैठकर कॉफी पीते हुए बात की। यांग शिनशिन बोली, इंसान कैसे पैदा हुआ ये अब भी रहस्य है। एवोल्यूशन में एप से ह्यूमन तक कोई बीच की कड़ी नहीं मिली। शायद किसी एक्सटर्नल ताकत ने इंसान को तेज एडवांस किया। जैंगी को बात लॉजिकल लगी। हर सभ्यता में देवताओं की कहानियां हैं जो जीवन, आग और स्किल्स देते हैं। क्या अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन वही एंशिएंट गॉड्स थे? जैंगी को क्विलिंग की बाई लोंगजी याद आई। इंसानी चेहरा, सांप का शरीर, बिल्कुल फुक्शी और नूवा जैसी। पर अगर वो गॉड्स थे तो छुप क्यों रहे हैं? जैंगी ने पूछा। और स्नोई प्लेटो के अंडरग्राउंड लोग तो इंसानों को गुलाम और खाना बना रहे थे, वो तो शैतान लगे। यांग शिनशिन ने समझाया, मिथ्स में फेरीलैंड या हेवनली पैलेस का जिक्र है, पर आज की दुनिया में वो ऊपर नहीं दिखते, शायद वो नीचे हैं। अंडरग्राउंड जगह हमारे लिए खतरा है, पर हो सकता है उनके लिए पैराडाइस हो, और हो सकता है गॉड्स सिर्फ इंसानी कल्पना हो। वो हमारे लिए भगवान हो, पर उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। जैंगी सोच में पड़ गया, अगर वो इतने ताकतवर हैं तो अब क्यों उभर रहे हैं? यांग शिनशिन बोली, शायद वो भी किसी मौके का इंतजार कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया है। ये सब सिर्फ अनुमान थे, पर जैंगी को अब ये दुनिया और ज्यादा रहस्यमय लगने लगी। क्या सच में ये समय मास एक्सटिंक्शन का है? जैंगी को बाकियों की परवाह कम थी, पर अपनों को बचाना उसका मकसद था। हमें और ताकतवर बनना होगा, उसने कहा। यांग शिनशिन ने हाथ बढ़ाया, अभी तो लग रहा है कि अंडरग्राउंड रेसेस भी किसी रेस्ट्रिक्शन में है और इंसानों की वेपन्स बहुत ज्यादा एडवांस है। स्नोई प्लेटो की डेमोनिक सिविलाइजेशन को तो 2000 साल पहले इंसानी हीरोज ने हराया था। वो आज की तरह एडवांस नहीं लगते। जैंगी चौंक गया, पुरानी सिविलाइजेशन ज्यादा एडवांस क्यों नहीं? यांग शिनशिन ने समझाया, टेक्नोलॉजी एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ती है, जैसे स्टीम इंजन के बाद हुआ, इसीलिए पुरानी सिविलाइजेशन जरूरी नहीं ज्यादा एडवांस हो। जैंगी ने तय किया, जब सेंटीपीड फार्म बन जाए तो दैंग फैमिली से जेनेटिक टेक्नोलॉजी लेंगे और हेवनली सी सिटी में एक एलियन आर्मी खड़ी करेंगे। फिर जैंगी ने यांग शिनशिन से कहा, शिंगदाओ की स्थिति पर सैटेलाइट से नजर रखो, और खुद शुनवू से ईस्ट चाइना सी की जानकारी ली। शुनवू ने बताया, शिंगदाओ के चारों तरफ 500 नॉटिकल माइल्स में टॉक्सिक फॉग है। सारी मछलियां मर गई है, पर फॉग अब फैल नहीं रही। जैंगी ने पूछा, कुछ करोगे? शुनवू हंसा, वहां जाना सुसाइड है, लेकिन हम और कोलंबियन नेवी दोनों ने 50 लव डेथ मिसाइल्स रेडी रखे हैं। अगर खतरा बढ़ा तो स्टार आइलैंड उड़ा देंगे। जैंगी निश्चित हो गया। हालांकि शुनवू ने छुपाया कि वो सीक्रेटली एक एलियन टीम भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जैंगी से पहले ही नुकसान खाया है। जैंगी फिलहाल खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो पहले ही शिंगडाओ से बहुत कुछ पा चुका था। अब वो रोज फिजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग करता ताकि ताकत बढ़े। उसका पावर इंडेक्स अब 18,000 था, देश के टॉप लोगों में गिना जाने लगा। पर एक अजीब साइड इफेक्ट था, जब वो सोता कोई कान में धीरे धीरे कुछ कहता, मगर शब्द साफ नहीं होते। पहले उसने इसे अनदेखा किया, पर अब ये अक्सर होने लगा। जोकीर से जांच करवाई और रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जैंगी की फिजिकल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अब भी इसका कारण नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब तक वो स्वस्थ है उसे फर्क नहीं पड़ता। जैंगी की मोटिवेशन से अब पूरी टीम प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन जब सबकी एबिलिटी इंडेक्स इलाइट टीम के लेवल तक पहुंची तो टैलेंट का फर्क साफ दिखने लगा। जैंगी के पास एलियन बीस के ओरिजिन की कमी नहीं थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी
सब में अलग अलग थी। लियांग यू सबसे टैलेंटेड निकली। उसका बेसिक पैनल बहुत हाई था। उसने 2 कैप्टन लेवल एलियन बीस्ट और चेंग लैन लैन की ओरिजिन एब्जॉर्ब करके 9700 तक पहुंच गई थी। क्लोज कॉम्बैट में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एपिसलोन लेवल एलियन को भी सरप्राइज किल कर सकती थी। जैंगी भी उससे स्पारिंग में रोज पिटता था। बाद में उसकी ट्रेनिंग से लियांग यू का इंडेक्स 9800 तक गया, लेकिन स्पीड स्लो हो गई। फ्लावर का इंडेक्स 9999 तक पहुंच गया था। बस एक स्टेप दूर थी ब्रेक थ्रू से। सोर्स ऑफ गॉड लेने के बाद उसकी जेनेटिक लिमिट अनलॉक हो गई थी। अब जैंगी के बाद वही सबसे टैलेंटेड मानी जा रही थी। बाकी मेंबर्स भी इम्प्रूव हुए। अंकल यू 8100 तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने माना कि उनकी ग्रोथ अब स्लो हो जाएगी क्योंकि टैलेंट ही लिमिट बन गया है। जैंगी ने समझाया कि कभी कभी पावर को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। फैटी शू अब 8000 तक पहुंच गया था, लेकिन वो दिखाता नहीं। ली यांग यांग के इन्फ्लुएंस से उसमें चेंज आया था। गेम खेलते हुए जैंगी ने उसे छेड़ा तो वो शर्मा कर भाग गया। सब समझ रहे थे कि ट्रेनिंग में उसका एक्स्ट्रा एफर्ट किसके लिए था। यांग शिनशिन भी 9000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कॉम्बैट से ज्यादा प्लानिंग और सपोर्ट में इंटरेस्टेड थी। जो कीर का इंडेक्स भी 9000 तक पहुंच गया था और उसे एक नई एबिलिटी मिली, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो दूसरों के शरीर को छूकर उनकी फिजिकल क्वालिटी चेंज कर सकती थी। उसने जैंगी की बॉडी को बेटा लेवल म्यूटेंट जैसा बना दिया। यांगमी 8000 तक पहुंच पाई, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसके लिए पावर्स का मतलब था खाना और जैंगी का ख्याल रखना। लू कैरन ने सबको चौंका दिया। उसका इंडेक्स 9500 तक पहुंच गया था। सैक्रिफाइस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें सबकॉन्शियस चेंजेस आए। जैंगी ने उसको हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और अब वो एक न्यू फर्नेस के जरिए एलिमेंटल ओर से प्योर मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। लू कैरन ने कहा कि 2 महीने में वो 2nd जनरेशन एक्सोस्केलेटन आर्मर बना देगी। पहले वाला आर्मर अंकल यू ने पहना था, पर अब जैंगी की ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी उसको अच्छे से हैंडल कर सकती थी। लू कैरन का सपना था कि एक ऐसा आर्मर बनाए जो किसी डेल्टा इनह्यूमन जितनी ताकत दे सके। जैंगी बहुत एक्साइटेड था। उसको फुल बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मर का क्रेज था। अगर आर्मर परफेक्ट बना तो एपिसलोन लेवल एलियन भी उसको इजीली डैमेज नहीं कर पाएगा। उसको लगा लू कैरन फ्यूचर में ऐसा आर्मर भी बना सकती है जो एपिसलोन क्लास के बराबर हो। शेंजिंग से न्यूज आई कि एबिस में माइनिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। अब रिवरसाउथ डोमेन को 30% रिसोर्सेस मिले थे, तो जैंगी ने गाओ तियानवू को क्विनलिंग भेजा सुपरविजन के लिए। गुआन अब भी 5000 के पास था, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन की वजह से जैंगी उसे ये चांस दे रहा था। जैंगी ने उसे क्लियर कह दिया कि वहाँ आउटगाइडर्स को थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन किसी ने उसके इंटरेस्ट को टच किया तो जैंगी उसे छोड़ेगा नहीं। जैंगी की बात सुन के गुआन तियानवू ने तुरंत कहा, बॉस जैंग, धन्यवाद इस मौके के लिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। जैंगी ने शांति से कहा, तुम्हारी सब कुछ ठीक है, बस ताकत थोड़ी कम है। रिसेंट में शूटिंग की प्रैक्टिस की? गुआन ने जवाब दिया, डेली करता हूँ, अब एक टीम को लीड कर रहा हूँ। फिर जैंगी ने उसको सेंटीपीड बीस्ट की ओरिजिन एनर्जी दी, 7 से 8000 लेवल तक, ताकि वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सके। इस बार एमराल्ड वाटरसाइड बेस से 10 एलियंस लेकर जाओ। हर महीने जितने जरूरत हो उतनी युआनशी यूज कर सकते हो। डैंग फैमिली से दवाइयां भी मिलेंगी ताकत बढ़ाने के लिए। जैंगी को हेवनली सी सिटी की करंट ताकत पर भरोसा नहीं था। वहां के लीडर्स भी कैप्टन लेवल तक नहीं पहुंचे थे। गोवान जैसे लोग वायु वैली में वीक समझे जाएंगे, इसीलिए उन्हें इम्प्रूव करना जरूरी था। गोवान भावुक हो गया, लगा जैसे आसमान से कोई जैकपॉट गिरा हो। बॉस जैंग, आपका ये भरोसा मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैंगी ने काम होकर कहा, बातों से कुछ नहीं होता, काम दिखाओ।
अगर अच्छा नहीं किया तो कोई और ले लूंगा। गोवान ने कस के मुट्ठी बंद की। वो जानता था कि ये कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब है मुश्किलें, लेकिन सक्सेस वहीं से आएगी। युआनशी माइंग जैंगी के लिए अहम था। अगर गोवान अच्छा काम करे तो फ्यूचर में और बड़ा पद मिल सकता था। गोवान तैयारी में जुट गया। एक दिन में टीम रेडी करनी थी। ब्लिजर्ड सिटी होते हुए वायु वैली पहुंचना था। वो दूर तक बर्फ में चला गया, फिर मुड़ा और जैंगी को झुककर सलाम किया। जैंगी ने खिड़की से देखा, फिर टेबल पर रखी कॉफी कप को हवा में खींचा, लेकिन अभी कंट्रोल सही नहीं था। अब जैंगी की एबिलिटी स्पेस एलियन से चीजें एक्टिवली खींचने की हो गई थी, लेकिन ह्यूमंस को वो खींच नहीं सकता था। शायद उनमें कोई स्पेशल पावर थी जो स्पेस के खिलाफ रेजिस्टेंस बना रही थी। वो अब तक शेल्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब खींच सकता था, पर पावर्ड क्रिएचर्स और ह्यूमंस एक्सेप्शंस थे। फिर जैंगी ने स्नो रीजन की एक किताब निकाली। पाजी गेजांग ने उसे इनवाइट किया था अगले साल के चुआजाओ धर्मा कॉन्फ्रेंस में। फोटो में एक पहाड़ गोल्डन लाइट में चमक रहा था। जैंगी ने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया था, पर सोच रहा था कि वहां से क्या गेन हो सकता है। ईस्ट चाइना सी की तरफ से हलचल हो रही थी। शायद कोई बड़ी पावर वहां डीप जंगल में क्रिएचर से टकरा रहा था, लेकिन जैंगी फिलहाल रिस्क लेने के मूड में नहीं था। 2 महीने बीत गए। अब प्लैनेटरी कैलेंडर में फरवरी 2050 था, यानी अपोकलिप्स को 2 साल से ऊपर हो चुके थे। शेल्टर में लू कैरन 2 कामों में लगी थी, एक्सोस्केलेटन आर्मर अपग्रेड करना और सेंटीपीड ब्रीडिंग फार्म बनाना। अंकल यू और फैटी शू ने उसकी मदद से 200 मीटर डीप केव बनाई, जहां अंडों को ऑप्टिमल कंडीशन में हैच करना था। केव्स रीइंफोर्स कंक्रीट और मेटल से बनाए जा रहे थे ताकि वो ग्रोन सेंटीपीड्स भाग ना जाए। अब लू कैरन का एबिलिटी इंडेक्स 9500 तक पहुंच गया था, जिससे वो हाई क्वालिटी ई मेटल बना सकती थी। जो ज्यादा एग्रेसिव हो उन्हें मार दो, बाकी को कंफर्ट दो। धीरे धीरे ये वाइल्डनेस भूल जाएंगे। जो कि बायोलॉजी देख रही थी और बोली। लू कैरन ने पूछा, अगर ये एक्सप्लोड हो जाए तो? जो हंसते हुए बोली, एक स्टेज से ही उनके अंदर ड्रग इंजेक्ट कर देंगे, जिससे लिम्स वीक हो जाएंगे। हार्मोन्स भी ऐड करेंगे। हमें तो सिर्फ उनका एसेंस चाहिए। लू हंसी और बोली, ब्रीडिंग तुम संभालो, मैं फार्म बना देती हूँ। अंकल यू और फैटी शू भी प्रोटेक्टिव सूट्स में फार्म में काम कर रहे थे, पर जैंगी को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लू कैरन के मेका प्रोजेक्ट से था, जिस पर वो 2 साल से काम कर रही थी। एक दिन उसने जैंगी को बुलाया और एक ब्लैक कलर्ड एक्सोस्केलेटन आर्मर दिखाया, स्ट्रीमलाइन डिजाइन, कमेलियन सिस्टम के साथ, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज कर सकता था। लू बोली, इसका नाम क्विनलॉन्ग है। 2nd जेन मेका, वेट सिर्फ 15 किलो। ये मेटल और कंप्रेस्ड फ्यूल से लाइट बना है। अब जैंगी की बॉडी एनहांस थी, तो वो आराम से ये वेट कैरी कर सकता था। वेपन्स ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक हाई एनर्जी कैनन था। बाकी वेपन्स जैंगी अपने एलियन स्पेस में रख सकता था। लू ने कहा, आर्मर में फूड, मेडिसिन सब कुछ इंटीग्रेट कर देंगे। जैंगी ने पूछा, डिफेंस कैसा है? क्योंकि वही सबसे जरूरी था। मेका से कोई एपिसलोन म्यूटेंट को हराने की उम्मीद नहीं थी, पर जान बचाने का एक सॉलिड तरीका जरूर था। जाहिर था जैंगी को किस बात की टेंशन थी, और लू कैरन ये अच्छे से समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, ये क्विनलॉन्ग आर्मर मैंने आधे साल की मेहनत से बनाया है। पूरा बॉडी ये मेटल और उस जैसे मटेरियल से बना है। डिफेंस इतना पावरफुल है कि टोमाहॉक मिसाइल भी सीधा टकराए तो कुछ नहीं होगा। अंदर का डिजाइन मिलिट्री के ब्लैक कॉम्बैट सूट जैसा है, जिससे शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे लगता है इसका डिफेंस लेवल 9500 पॉइंट्स वाले एनहांस म्यूटेंट जितना है। जैंगी की आंखें चमक उठी, ये तो कमाल है। लू कैरन ने एक्साइटेड होके कहा, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है, देखो। उसने कंप्यूटर से कमांड दी और आर्मर का स्केल्ड सरफेस स्मूथली मूव करने लगा। ये चेन मेल जैसा है, कुछ वैसा
पर ज्यादा पार्ट्स स्पेशली जॉइंट से फिश स्केल आर्मर है ताकि मूवमेंट इजी रहे। पीछे हिडन जेट टेल भी है जो शॉर्ट बर्स्ट फ्लाइट दे सकता है। पर भाई तुम्हारी ताकत को देखते हुए वेट लाइट रखा है, वेपन्स कम है और फ्लाइट आधा घंटा मैक्स चलेगा। जैंगी ने हंसते हुए सर हिलाया। परफेक्ट है, ये आर्मर सिर्फ जैंगी के लिए बना था। हाई डिफेंस, मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो तुरंत टेस्ट करने निकल पड़ा। लुक एरन ने कंट्रोल ट्रांसफर किया। जैंगी ने अपना कोट उतार के ब्लैक सूट पहना और मेका के अंदर एंट्री ली। अंदर से ऐसा लगा जैसे स्पोर्ट्स वेयर पहन रखा हो। भारी नहीं लग रहा था। आर्मर उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से था, जिससे ताकत कम लगती थी। चलो टेस्ट करते हैं इसकी पावर। वो बाहर गया और फ्लाइट ऑन कर दी। नीले जेट फ्लेम्स के साथ वो हवा में उड़ा। फाइटर जेट से भी तेज हवा में सोनिक बूम सुनाई दी। जमीन से सब उसे हैरानी से देख रहे थे। पावर, डिफेंस, इंटेलिजेंस सिस्टम सब बेस्ट थे। जैंगी ने कैलकुलेट किया कि इससे उसकी एबिलिटी में 500 पॉइंट्स का बूस्ट होगा, जो बहुत काम आने वाला था। उसने लुजियांग नदी के ऊपर उड़ते हुए तलवार से बर्फ में गहरी दरार बना दी। बहुत बढ़िया। उसी वक्त फ्रॉग बर्फ से बाहर निकला और बोला, क्या मस्त मेका है जैंगी। जैंगी हंसते हुए बोला, फिर से नींद से उठे। फ्रॉग बोला, मुझे 3 चीजें पसंद है, सोना, कीड़े पकड़ना और म्यूजिक शेयर करना। जैंगी को आइडिया आया, अगर तुम्हें कीड़े इतने पसंद है तो क्यों ना तुम्हें कीड़े पालने दो। फ्रॉग खुश हो गया। जैंगी बोला, सारा फार्म तुम्हारे हवाले। ज्यादा कीड़े खा नहीं पाएगा, पर मेंटेन तो कर ही सकता है। घर पहुंचकर फैमिली ने पूछा, कैसा रहा मेका। जैंगी ने थम्स अप किया, बहुत बढ़िया है। उसने जोकीर से कहा, अब फ्रॉग फार्म मैनेज करेगा। अगर हम कहीं बाहर गए तो कोई तो देखभाल करेगा। जोकीर हंसी और बोली, फ्रॉग की हेल्प से सब इजी हो जाएगा। वो उसे लेकर फार्म गई और उसे बेसिक चीजें समझाई। जैंगी लुक एरन के पास गया। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसका काम सराहा गया। उसने कहा, ये मेका सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है भाई, बाकी किसी के काम का नहीं। जैंगी ने पूछा, क्या इसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। लुक एरन बोली, महीने में 1 बना सकती हूँ, पर हर एक को कस्टमाइज करना होगा। जैसे अंकल यू के लिए अटैक वाला, फैटी शू के लिए बस भागने लायक। जैंगी मुस्कुराया, सही कहा, बस इतना ध्यान रखना कि वो जान बचाने और भागने में मदद करे। लुक एरन बोली, मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, उन्हें ठीक करके रेडी कर दूंगी। जैंगी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हारा क्या। लुक एरन ने शरारत से कहा, अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। जैंगी को शक हुआ, कोई सीक्रेट वेपन तो नहीं। लुक एरन ने हंसकर उसे हल्का सा धक्का दिया, बाद में पता चल जाएगा। घर में अब सब कुछ अपग्रेड हो चुका था, चाहे वेपन्स हो या लोग। आज का शेल्टर पूरी तरह से सिक्योर था, इतना कि डेथ ऑफ लव के भी बड़े इलाके को संभाल सकता था। जोकीर की देखभाल में रंगीन सेंटिपीड्स ने अंडे देना शुरू कर दिया। फ्रॉग ने भी रेयर तरीके से वाइट कोट पहन के इंसेक्ट ब्रीडिंग में ध्यान लगाया। उसे बग्स से बहुत प्यार था, खासकर जब वो खाने लायक हो। पहली बार वो मिट्टी में लौटने से हटकर कुछ ऐसा कर रहा था जिसमें उसे मजा भी आ रहा था और वो अच्छा भी था। शेंजिंग से युआन ओर की पहली खेती भी आ गई। जैंगी ने एलियन स्पेस से ब्लिजर्ड सिटी को 7% और डैंग टेक को 5% दिया। बाकी खुद रिफाइन करने और सेंटिपीड्स को फीड करने में लगाया। अब सब रेडी था तो उसने स्नोई प्लेटू जाने का डिसीजन लिया। इस बीच पाजी गिजांग ने उसे बार बार कॉल किया और चुनजाओ धर्मा असेंबली में आने की रिक्वेस्ट की। वो डर रहा था कि अगर जैंगी नहीं आया तो उसे अपने लोगों के साथ प्लेटू छोड़कर भागना पड़ेगा। याशान लांगताई फैमिली अब बाकी 3 फैमिलीज पर जोर बढ़ा रहा था। पैट्रियार्क याशान लांगताई देजी ने कह दिया था, या तो सरेंडर करो और सब टेरिटरी छोड़ दो या फिर खत्म हो जाओ। वो अंडरटेकर भले ही नर्म दिल हो, लेकिन उसके रहते याशांग लांगताई फैमिली पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बाकी फैमिलीज अब पिटने के लिए बचती थी।
पाजी गेजांग बार बार जैंगी से गुहार लगाने लगा। जैंगी ने मौके का फायदा उठाते हुए दी एपिक ऑफ किंग गेजार की 2 और ओरिजिनल वीडियोस मांगी। जितना वो देखता उतना चौंकता। ये मिथ नहीं, शायद सच था जिसे छुपाया गया था। उसने यांग शिनशिन से कहा, अगर हमें लेजेंड्स ऑफ किंग गेजार पूरी मिल जाए तो हम डेमन किंगडम और अंडरग्राउंड ट्राइब्स के रहस्य तक पहुंच सकते हैं। अगर पाजी गेजांग ना दे तो हम छीन भी सकते हैं। यांग शिनशिन बोली, पाजी फैमिली मजबूरी में हमें बुला रही है, पर गेजार और ग्रेट स्नो माउंटेन के सीक्रेट्स हाई वैल्यू के हैं। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें मिस्ट वैली के गेटकीपर या क्विनलिंग के व्हाइट बॉय से लड़ना पड़े तो? जैंगी चुपचाप रहा, फिर बोला, शायद मैं जान बचाकर भाग सकता हूँ, लेकिन शायद। असल में वो लोग अपनी फुल पावर में नहीं थे, वरना जैंगी और बाकी एपिसलोन्स जिंदा ना बचते। शिनशिन बोली, रिट्रीट का कोई फायदा नहीं जब क्राइसिस आना तय है। स्ट्रांग बनो, यही सोल्यूशन है। जैंगी ने सोचा, स्नोई प्लेटू ही सही रहेगा। अंडरग्राउंड डीमंस 2000 साल पहले दबा दिए गए थे। कितने पावरफुल होंगे, लेकिन वो सीक्रेटली डर भी रहा था कि कहीं उनमें से कुछ अब भी जिंदा और बहुत स्ट्रांग ना हो। पूरा फैमिली स्नोई प्लेटू जाने को रेडी हो गया, फ्रॉग को छोड़कर जो ब्रीडिंग संभालता रहेगा। बाकी फाइटर्स शैडोज में रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे। जैंगी चाहता था कि जब वक्त आए तो वो एकदम से अपनी पावर दिखाकर बाजी पलट दे, क्योंकि एपिसलोन कितना पावरफुल है किसी को नहीं पता। फिर जैंगी ने पाजी गेजांग को कॉल किया। वो बहुत टेंस था। स्नो रीजन में ब्लिजर्ड सिटी की वजह से हालत खराब थे। हालांकि कुछ एसेट्स शेंजिंग पहुंचा दिए थे, पर ज्यादातर सोल्जर्स और प्रॉपर्टी वहीं रह गए थे। याशांग लांगताई फैमिली का प्रेशर अब एक्सट्रीम हो गया था। जैंगी से कॉल मिलते ही पाजी गेजांग ने पूरा रूम क्लियर करवाया। फिर कॉल उठाई, तुम्हारे अलावा किसी को पता है कि तुम मुझसे जुड़े हो? जैंगी ने पूछा। नहीं, सब सीक्रेट रखा है, पाजी गेजांग बोला। फिर जैंगी ने कहा, सबके प्राइस टैग होते हैं, कोई भी बिट्रे कर सकता है। फिर असली टॉपिक पर आए, डीमन किंगडम। जैंगी ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। पाजी गेजांग खुश हो गया, उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। अगर आप हेल्प कर दो तो जो आपको मिलेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होगा। जैंगी ने कोल्डली कहा, मुझे फायदा चाहिए, मैं दिल से काम नहीं करता, बस स्नो माउंटेन का ट्रेजर मुझे दिला दो, बाकी सब आपका। पाजी गेजांग बोला। जैंगी जानता था कि डीमन किंगडम का गेट 2000 साल से क्लोज्ड है, पर शायद वहां सोर्स ऑफ गॉड या सैक्रिफाइस स्पिरिट्स जैसी चीजें मिले। अगर नहीं मिली तो वो रिटर्न आ जाएगा। फिर जर्नी का टाइम तय हुआ। असेंबली में बस कुछ ही वीक्स बचे थे। स्नोई प्लेटू में शाह और रामिन फैमिलीज को याशी लांगताई अपने पक्ष में खींचना चाहता था, लेकिन वो इतने आसान नहीं थे। वहीं चीपा के राइटर्स भी पूरे इलाके में कियोस फैला रहे थे। जैंगी ने तय किया कि सब मशीनरीज की तरह जाएंगे, आइडेंटिटी छुपाकर। अंत में उसने शेल्टर में सबको बुलाया और प्लान बताया। सब एक्साइटेड थे, पर फिर सीरियसनेस आ गई जब उन्हें पावर स्ट्रगल की सच्चाई पता चली। अगर सच में ट्रेजर है तो हमें पहले पहुंचना चाहिए, जो कीर ने कहा। यही सोच कर तो जा रहा हूँ, जैंगी बोला। अपोकलिप्स के बाद ये दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। अगर हम सच में यहाँ शांति से जीना चाहते हैं तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। वो सबको देखता हुआ बोला, तुम मेहनत करो, ताकतवर बनो, ताकि हम सब साथ में सही मायनों में जिंदा रह सके। स्नोई रीजन का सफर फिक्स हो गया। जैंगी के डिसीजन फाइनल होते हैं, उसे कोई आसानी से नहीं बदल सकता। वो भले ही सबसे स्मार्ट ना हो, लेकिन सबसे डिपेंडेबल जरूर है। इस बार वो मर्सिनरीज की तरह जा रहे थे। नॉन कॉम्बैटेंट्स को मुयान की शैडो स्पेस में छुपाया गया। मुयान ने बताया, अब मेरी शैडो स्पेस किसी पैराडाइज से कम नहीं, बस थोड़ी बोर्डम होती है। जैंगी ने रोल कॉल किया। सरफेस फाइटर्स थे जैंगी, फ्लावर, लियांग यू, फैटिशू और अंकल यू। फैटिशू हैरान हुआ, मैं? पर जैंगी ने उसे इग्नोर कर दिया। क्विनलिंग एबिस की फाइट फुटेज में जैंगी ने देखा था कि फाइट मोड में फैटिशू काफी पावरफुल बन जाता है। जैंगी ने सबको कोड नेम्स दिए और जो कीर ने सबका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर डिस्गाइज बना दिया। जैंगी अब एक कोल्ड, पतला मर्सिनरी लग रहा था। ये लुक कितनी देर टिकेगा?
जैंगी ने पूछा। 1 महीना, जोकीर मुस्कुराकर बोली। फ्लावर भी अब ब्लैक से येलो कैट बन गई थी, बस पेंट से। घर की चिंता पर जैंगी ने कहा, फ्रॉग देख लेगा। वो अब सेंटीपीड फार्मिंग में इतना डूब चुका है कि लिटरली उनके साथ ईट स्लीप करता है। जैंगी ने तीनों बेस जाकर फाइनल चेक किया ताकि कोई हिडन खतरा ना हो। फिर सब निकल पड़े स्नो रीजन की तरफ। स्पेस ट्रैवल से बस आधे घंटे में स्नो प्लेटू के बॉर्डर पर पहुंच गए। ये एरिया तिब्बत, सिंचुआन और चोंगकिंग को जोड़ता है, जहां तांत्रिक फ्यूनरल मास्टर्स की डोमिनेशन है। जैंगी ने सबको एक बिग स्नो मोबाइल में बैठाया। सैटेलाइट मैप से रास्ता मिला। दूर से कुनलुन माउंटेन्स व्हाइट ड्रैगन जैसे लग रहे थे। एंशिएंट लेजेंड्स में इसे स्वर्ग के देवताओं का घर कहा गया है। जैंगी ने अंदर क्विनलॉन्ग आर्मर पहना था, जो मॉडर्न कॉम्बैट सूट से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है। स्नोफील्ड पर राइड करते हुए उन्होंने 2 गोल्स सेट किए। डीमन कंट्री का ट्रेजर सच है या नहीं, अगर कुछ फायदा नहीं दिखा तो वापस। सिमेट्री के लॉर्ड के बारे में इन्फो निकालना। सबसे ज्यादा डर था उस मिस्टीरियस फ्यूनरल मास्टर से। यांग शिनशिन बोली, पाजी गेजांग हमसे भी कुछ छुपा रहा है, सब कुछ वहीं जाकर पता चलेगा। लियांग यू ने कहा, इनिशिएशंस शायद तांत्रिक बुद्धिज्म की तरह सुपर पावर्स एक्टिवेट करता हो। फैटी शू फिर गेम में बिजी था। जैंगी ने टोका, इतना गेम क्यों खेलते हो? फैटी शू बोला, अब तो एक साथी भी है, ली यांग यांग। सब शौक थे। वो लड़का है ना? फैटी शू बोला, पर वो क्यूट ड्रेसेस की फोटो भेजती है, काफी प्रिटी लगती है। जैंगी ने झुंझुला कर कहा, तो जाके शेंजिंग में उससे मिल क्यों नहीं आते? फैटी शू बोला, ऑनलाइन रिलेशन ही ठीक है, रियल लाइफ डरावनी है। तभी लियांग यू चौंक कर बोली, देखो बुद्धास लाइट। दूर एक माउंटेन पीक पर डिवाइन ग्रीन लाइट चमक रही थी। चारों तरफ हल्का गोल्डन ग्लो था, जैसे आकाश से उतरा कोई वरदान। जैंगी उस रोशनी को देखकर शांत हो गया, जैसे सब टेंशन मिट गई हो। तभी अलर्ट आया, ह्यूमन डिटेक्टेड। जैंगी ने आई पीसेस से जूम किया और देखा, कड़कड़ाती ठंड में एक आदमी नंगे पांव, सिर्फ पतली कॉटन ट्राउजर्स पहन एक लंबी बर्फीली सड़क पर बो करते हुए चढ़ रहा था। इस सीन को देखकर जैंगी चुप हो गया। इतनी ठंड में भी वो सन्यासी बर्फ पर धीरे धीरे माथा टेके हुए जा रहा था। जैंगी को ये याद आया कि तिब्बतन इलाकों में कुछ लोग पूजा के लिए पूरी पहाड़ी का चक्कर इसी तरह लगाते हैं। ये तरीका सिर्फ सबसे सच्चे भक्त अपनाते हैं। पास खड़ी यांग शिनशिन बोली, ये शायद शांगजा मंदिर का साधु है। जैंगी धीरे से बोला, उसे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा साधु आम इंसान नहीं हो सकता। लेकिन उनकी स्नो मोबाइल उसी डायरेक्शन में जा रही थी। सन्यासी अब भी बिना रुके बर्फ पर माथा टेकता जा रहा था। नंगे सीने पर बर्फ की चोट भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। तभी जैंगी मुस्कुराते हुए बोला, कोई आ रहा है। लियांग यू ने तलवार के हैंडल को पकड़ा। चारों तरफ मारने की इंटेंट है, मगर हमारे लिए नहीं। अगले ही पल बर्फ से दर्जनों स्नो ड्रैगन्स निकले और सीधा सन्यासी की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक औरत बर्फ में सफेद कपड़ों में लिपटी सामने आई। उसकी बॉडी पूरी बर्फ के क्रिस्टल से ढकी थी। वो जबरदस्त आइस स्टॉर्म के साथ अटैक करती है, लेकिन सन्यासी बस मुस्कुराता है। क्यों जरूरत है इन सब की? बर्फ की आंधी में भी वो खड़ा रहा और एक भी स्क्रैच नहीं आई। जब औरत ने उसका फेस देखा, वो चौंक गई। जुओगो, तुम? फिर भी उसने अटैक किया, मगर जुएगो, उसने एक हाथ उठाया और गोल्डन लाइट के साथ, जैसे किसी बुद्धा ने पीछे से हाथ बढ़ा दिया हो और एक ही मूव में उसे जमीन पर चिपका दिया। जैंगी ने देखा, एपिसलोल लेवल का है ये। बाकी हमलावर भी जियो गांव पर टूट पड़े, मगर उसने एक मूव से सबको अनकॉन्शियस कर दिया, किसी को मारा नहीं। जैंगी बोला, ये सच में काइंड साधु है। तभी वो औरत जमीन से जियोगो का पैर पकड़ती है और हंसकर कहती है, तुम्हें भी खुद आना पड़ा? हमसे डरते हो ना? जैंगी और उसकी टीम अब वहां से निकल पड़े। उसको अंदाजा हो गया कि ये लोग साउथ वेस्ट के रेबल्स हैं, जो 4 फैमिली से नहीं जुड़े और जो जमीन और रिसोर्सेस पर अटैक करते हैं। लियांग यू बोली, तो इसका मतलब जियो गांव ने जानबूझकर अपने आप को शो किया ताकि वो रेबल्स ट्रैप में आ जाए। जैंगी ने कहा, अगर एक रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर को खुद ट्रैप लगाना पड़े
तो समझो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। तभी दूर से एक और कॉन्वे आता दिखा और जब पास से गुजरा तो इंजन जोर से गरजा, एक वार्निंग की तरह। जैंगी मुस्कुराया। लगता है ये अंडरटेकर के आदमी हैं जो रेबल्स को लेने आए हैं। उनकी गाड़ी में बैठे लोग भी जैंगी को और उसकी टीम को देख रहे थे। एक बाल्ड आदमी बोला, वो रेबल लगते हैं। उसका लीडर दूनबा बोला, पागल हो क्या? अगर वो रेबल होते तो फ्यूनरल मास्टर के एरिया में जिंदा कैसे आते? फिर उसने धीरे से जोड़ा, या तो वो कोई दूसरी फैमिली के लोग हैं या किसी बड़े गेम का हिस्सा। लोरियन को जैसे ही कॉल आया कि कुछ लोग स्नो रीजन में घुसने वाले हैं, उसकी आंखें कमर पर लटकी तलवार जितनी ठंडी हो गई। फिर से ये लोग मरने से डरते ही नहीं हैं। छोड़ो इनको, मैं ही संभालता हूँ। उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, नीचे फेंका और जूते से मसल दिया। चलो, शिकार आने वाला है। उसकी टीम में 14 जानबाज थे, सब शांजिया मंदिर के ट्रेंड मॉन्क सोल्जर्स जो 4 मुख्य फैमिलीज के प्राइवेट गार्ड से भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि अब याशान लांगताई फैमिली का दबदबा था और वही मौजूदा फ्यूनरल मास्टर थे, इसीलिए सब अब उसकी फैमिली के आदेशों पर चल रहे थे। आने वाले हफ्तों में च्वानजाओ धर्मा सभा होने वाली थी जो पूरे स्नोई प्लेटू का पावर रीशफल करेगा। इसीलिए बाहरी मर्सिनरीज को रोकने के लिए ये पेट्रोल लगातार घूम रहे थे। लोरैन की गाड़ियों का काफिला उस संकर रास्ते की निगरानी कर रहा था जो बर्फीले इलाके की एकमात्र एंट्री थी। तभी दूर से एक ब्लैक स्नोमोबाइल दिखाई दी। लोरैन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और अपने हाथ तलवार पर रख दिए। 2 हेविली आर्म्ड लोग बाहर निकले। ये इलाका तुम्हारे लिए नहीं है, वापस जाओ, लोरैन ने दांत निकालते हुए कहा। उनमें से एक नौजवान मुस्कुराया, जहां जाना हो मैं चला जाता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। समझदार बनो, जान बचा लो, लोरैन बोला। हटो सामने से। तलवार चली और नौजवान 2 टुकड़ों में कटकर गिर पड़ा। उसके साथी के भी गर्दन उड़ गई। बोला था जाने को, अब गाड़ी भी हमारी और सामान भी। तभी दूर से फिर इंजन की आवाज आई। अब कौन? जैंगी की गाड़ी पास आई और उसने खून देखा। लड़ना है? लियांग यू ने पूछा। झंझट पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी टकरार अनअवॉइडेबल होता है। जैंगी टैक्टिकल चश्मा पहनकर बाहर निकला। हम पाजी फैमिली के इनवाइटेड गेस्ट हैं, ये सील देखो। सील देखकर सब हंसने लगे। यही तो हमारे टारगेट्स होते हैं, लोरैन ने कहा। तलवार निकालो। लेकिन इस बार ब्लेड जैंगी के शरीर को काट नहीं पाई, बल्कि लोरैन की छाती पर उल्टा अटैक हो गया। एक पल में उसकी लाश गिर गई 2 टुकड़ों में। टीम के बाकी 16 एलियन सोल्जर्स चीखते हुए टूट पड़े, लेकिन जैंगी का हिडन ड्रैगन आर्मर और वॉइड की शक्ति अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। अब टेस्ट शुरू करते हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में काली आग जलती हुई। वो ऐसा दिख रहा था जैसे नर्क से कोई हंटर आया हो। वो बस जलता गया और एक एक कर दुश्मनों को जला डाला। काले वॉइड की लपटें आसमान तक उठी। ये तो राक्षस है, शांजिया मंदिर को खबर कर दो। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। 10 सेकंड से भी कम में कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैंगी ने सारा सबूत वॉइड में एब्जॉर्ब कर दिया और बॉडीज को जलाकर राख बना दिया। वापस गाड़ी में बैठते ही फैटी शू बोला, बॉस तुम तो कमाल हो, पहली बार तुम्हें तलवार से लड़ते देखा। अंकल यू ने थम्स अप दिया। प्रैक्टिस का असर है, अब तुम क्लोज कॉम्बैट में भी टॉप क्लास हो। जैंगी ने लियांग यू की ओर देखा। तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब कमजोर भी नहीं हो। सही कहा, लियांग यू बोली, लेकिन मार्शल आर्ट्स में टैलेंट जरूरी है, वो शायद तुम में कम है। चलो कोई बात नहीं, हाथ पैर टूटने से तो बेटर है दूर से मारना। जैंगी हंसा। अब उसका आर्मर, वॉइड पावर और टैक्टिकल प्लानिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे किसी भी लेवल के म्यूटेंट से डर नहीं था। लेकिन वो जानता था कि ली चेंगोंग और लियांग जैसे इलाइट वॉरियर से भिड़ने का मतलब था जान हथेली पर रखना। फिर भी अब जैंगी एक ऐसा रेयर म्यूटेंट था जो हर तरह की फाइट में एक्सपर्ट था। रास्ता रोकने वाले साधु सोल्जर्स को झेलते हुए जैंगी ने बिना देर किए उन्हें मार डाला। अब एपिसलोन के नीचे लेवल के म्यूटेंट्स उसके सामने चींटी जैसे हैं। हालांकि सबूत मिटाना नामुमकिन है। अगर कोई गायब हुआ तो याशांग लांगताई फैमिली और शांजिया मंदिर जरूर शक करेंगे, पर जैंगी को फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस पाजी फैमिली का भाड़े का सोल्जर है और याशांग लांगताई से दुश्मनी में है। उसने पहले ही पाजी फैमिली की सील दिखाई थी, लेकिन फिर भी
इन साधुओं ने अटैक किया। इसका मतलब दोनों परिवारों की दुश्मनी बहुत गहरी है। सबको मारकर जैंगी सीधा साउथ वेस्ट की ओर कोर सिटी साला की तरफ बढ़ा। ये एक बर्फीला शहर है जहां हजारों सर्फ दीवारों के नीचे काम में जुटे हैं। प्लेटू पर सामान की कमी है, इसीलिए बर्फ ईंटों से दीवारें बनाई जा रही है। शहर के बाहर पाजी फैमिली के ओवरशियर्स सब मशीन गन्स और कोड़ों के साथ सर्फ पर चिल्ला रहे थे, अगर ढंग से काम नहीं किया तो उबलते पानी में फेंक दूंगा। ज्यादातर सर्फ फटे पुराने कपड़े पहने थे, हाथ पैर सूजे हुए और बदन पर घाव थे। जैंगी ने ये देखा, झंडे जैसे लटके हुए शव, शायद कोई पुराना बलिदान प्रथा। उसको ये सब देखकर हैरानी नहीं हुई। हेवनली सी सिटी में भी पहले ऐसा ही था, पर उसके कंट्रोल के बाद हालात सुधरे। अब वो सीधा पाजी फैमिली की टेरिटरी पहुंचा, जहां गार्ड्स ने उसे रोका पर सील देखकर झुक गए। पाजी फैमिली आपका स्वागत करती है। जैंगी बोला, अपने मालिक को बुलाओ। गार्ड ने जवाब दिया, वो अभी शांगजिया मंदिर मीटिंग में है, लेकिन स्टीवर्ड लेबू आता होगा। थोड़ी देर में लेबू आया, 40 साल का, चमकीले कपड़े पहने और बहुत सारे प्राइवेट सोल्जर्स के साथ। जैंगी के सामने झुक गया। स्वागत है, लेबू ने सब समझाया और जैंगी को आराम के लिए अंदर ले गया। शहर के अंदर और भी बड़ा हसल था। 3 लेयर की दीवारें, भारी हथियार, सर्फ की भीड़, सब किसी वॉर की तैयारी जैसा लग रहा था। अंकल यू बोला, इन्हें बस मेंटल पीस चाहिए, वरना पैनिक बढ़ेगा। जैंगी ने मुस्कुराकर कहा, हम भी कभी ऐसे ही थे। भीतर कैंप की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बर्फ के घर देखे, सैकड़ों लोग एक साथ सेंट्रलाइज्ड हीटिंग के लिए, पर सब सफेद कब्र जैसा लग रहा था। कुछ जगह बॉडीज को लॉग से उतारकर उबलने के लिए पॉट में डाल रहे थे। एक जगह तो ऑयल में फ्राई भी हो रहा था। फैटी शू ने बाहर देखकर कहा, देखो वो तो भेड़ काट रहे हैं। जैंगी बोला, जूम करके देखो, क्या वो वाकई भेड़ हैं? जब इंटेलिजेंस सिस्टम से देखा तो फैटी शू की हालत खराब हो गई। वो इंसान थे, उनके शरीर को काटा जा रहा था, अंग अलग किए जा रहे थे। यांग शिनशिन बोली, तंत्र में ह्यूमन सैक्रिफाइस की पुरानी परंपरा है, अब इमरजेंसी के नाम पर सब फिर से शुरू हो गया। जैंगी ने ताना मारा, आपदा में धर्म खूब फैलता है। साउथ वेस्ट रीजन में तंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर में वो पाजी फैमिली के पैलेस पहुंच गए। सैकड़ों साल पुरानी इमारत, सफेद दूध और बर्फ से जमी दीवारें। अंदर जाते ही सैकड़ों महिलाओं ने झुककर स्वागत किया। रेड कारपेट और गोल्ड डस्ट फैली थी। बाहर नर्क जैसा था, लेकिन अंदर स्वर्ग से भी सुंदर। जैंगी ने कहा, ये तो जैसे किसी बौद्ध कथा जैसा है, स्वर्ग और नर्क एक ही जगह। लेबू बोला, आपके लिए खाना, स्नान और आराम का इंतजाम है, क्या करेंगे पहले? जैंगी बोला, खाना नहीं, बस आराम और गर्म पानी चाहिए। कार में बहुत देर बैठकर थक गए हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग लग्जरी फर्नीचर्ड कमरा था, हीटिंग, बाथरूम, सब कुछ। कुछ रूम्स तो इतने बड़े थे कि 50 स्क्वायर मीटर का प्राइवेट स्नान घर था, जिसमें पर्सनल पूल तक था। जैंगी मुस्कुराया, इतना लग्जरी तो किसी कैपिटल में भी मुश्किल है। लेबू जैंगी और उसके साथियों के पीछे पीछे बड़ी विनम्रता से चल रहा था। आखिरकार इन्हें खास मेहमानों जैसा ट्रीट करने का ऑर्डर मिला था। जैंगी को सब कुछ पसंद आया, लेकिन उसने कहा, एक हाउस कम कर दो, 3 हाउसेस काफी हैं। उसने फैटी शू और अंकल यू से कहा, वो और दिंग एक में, मैं बीच वाले में, तुम दोनों मेरे पास। ये उनका एरिया नहीं था, इसीलिए पास रहना बेहतर था। सब रेडी हो गए। लेबू ने देखा कि सब बात करने वाले हैं, तो उसने डजन्स ब्यूटीफुल नौकरानियां बुलवा दी। फिर उसने लियांग यू से पूछा, मैडम कोई स्पेशल सर्विस चाहिए? हमारी पाजी खानदान में मेल्स बड़े पावरफुल होते हैं। लियांग यू का फेस रेड हो गया और उसने गुस्सा होकर कहा, जरूरत नहीं। जैंगी ने स्माइल किया और मना कर दिया। फैटी शू और अंकल यू थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, मगर जैंगी ने मना किया तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ा। असल में जैंगी को यहाँ की औरतों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। घर में डेली ब्यूटीफुल लेडीज देखता था, अब कॉमन फेसेस अच्छे नहीं लगते। थोड़ी देर में हॉट मिल्क का बाथ रेडी हुआ। जैंगी ने पहले अपना स्कैनर निकाला और चेक किया कि कहीं कुछ पॉइजनस तो नहीं। सब सेफ निकला तो वो कंफर्ट से मिल्क टब में लेट गया।
लेकिन उसका माइंड अगली स्ट्रेटेजी में लगा था। उसे पता लगाना था कि क्या ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे रियल में कोई डेमोनिक किंगडम है। तभी बाहर स्लाइड साउंड हुई। जैंगी ने नोटिस किया रूम का डोर किसी ने स्लोली खोला, जबकि उसने तो अंदर से लॉक किया था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल लेडी अंदर आई। उसकी वॉक किसी मॉडल जैसी थी। उसने कहा, मैं आपकी सर्विस के लिए आई हूँ। फिर उसने अपने क्लोथ्स हटा दिए। उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी। जैंगी कुछ टाइम के लिए स्टर्न रह गया, मगर उसने इमीडिएटली होश संभाला। उसने स्ट्रिक्टली कहा, जरूरत नहीं। लेडी रुक गई, फिर सैड होके बोली, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? जैंगी ने कोल्ड टोन में कहा, इंटरेस्ट नहीं है, निकल जाओ। लेडी चुपचाप कपड़े पहनकर चली गई। जैंगी को कुछ स्ट्रेंज लगा। उसकी वॉक में कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं लगा। थोड़ी देर में बाहर एक स्क्रीम सुनाई दी। जैंगी भागा, देखा वही लेडी डेड पड़ी है। नेक पर डीप कट ब्लड से स्नो रेड हो चुका था। जैंगी शॉक था। उसे किसी के आने जाने का सेंस भी नहीं हुआ। या तो कोई एक्सपर्ट आया था जो उसकी सेंसेस से बच गया, या फिर किलर पहले से ही वहीं था। तभी लेबू आया और सॉरी कहने लगा। उसने बॉडी को रिमूव करवाना शुरू किया। जैंगी ने पूछा, क्या ये तुम्हारे भेजे लोगों में से थी? लेबू सरप्राइज हुआ, नहीं सर, ये तो हमारे मास्टर की 27th वाइफ थी। जैंगी ने हेड चेक किया। पाजी गेसांग तो बड़ा जनरस निकला। अब जैंगी को लगने लगा था कि कुछ गलत है। अंकल यू ने मजाक किया, मगर जैंगी ने क्लियर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, और अगर करता भी तो कम से कम 2 घंटे लगते। तभी यांग शिनशिन की आवाज आई, भैया तुमने कुछ फील नहीं किया? इतना क्लोज मर्डर हुआ। जैंगी ने जवाब दिया, कुछ पता ही नहीं चला। शिनशिन ने एक फोटो भेजी। लेडी की बॉडी ब्लड में भीगी हुई। एक हेयर पिन पड़ा था, वो उसी का था। मुझे लगता है उसने सुसाइड की है। शिनशिन बोली, शायद उसे कोई मिशन दिया गया था तुम्हें सेड्यूस करने का। फेल रही तो उसने खुद को मार डाला। जैंगी ने स्माइल किया, मतलब ये मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं भैया, शिनशिन बोली, मगर इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर है। किसी ने तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की है। अब जैंगी और ज्यादा अलर्ट हो गया था। सारे शहर में एंटर करते ही ट्रबल शुरू हो चुकी थी। लेडी 27th की मौत ने जैंगी और उसके साथियों के वेलकम को कड़वा बना दिया। वो जो आराम से नहाना चाहता था, अब चुपचाप फ्लावर के सॉफ्ट फर को संभालते हुए रूम वापस लौट आया। उसने कुछ करने का मन नहीं बनाया और सोचा पहले पाजी गेजांग से मिलकर आगे डिसाइड करेगा। लेकिन वो पहले से रेडी था कि अगर पाजी फैमिली इसे लेकर कुछ मूव करे तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा। थोड़ी देर में बटलर लेबू आया, लेकिन इस बार सॉरी बोलने नहीं बल्कि बार बार माफी एक्सप्रेस करने। जैंगी ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? लेबू ने बताया कि लेडी ने खुद ही हेयर पिन से गला काट लिया था। जैंगी ने आधी स्माइल में पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें हमारा हाथ हो सकता है? लेबू तुरंत बोला, नहीं नहीं, आप तो हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। वैसे भी ऐसी औरत आपके स्टेटस के आगे कुछ नहीं। क्लियर था कि पाजी गेजांग को अपनी बीवियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैंगी ने शांत स्वभाव से कहा, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। लेबू ने फिर उन्हें फैमिली हाउस घुमाने का ऑफर दिया। जैंगी ने हामी भरी, पहली बार आया हूँ स्नो रीजन में, देखना तो बनता है। पाजी हाउस बहुत बड़ा था, जहाँ तांत्रिक वाइब हर तरफ फैला था। दीवारों और खंभों पर संस्कृत के पैटर्न्स और बुद्धा की इमेजेस थी। लेबू बातों में बहुत केयरफुल था, खासकर शांगजिया मोनेस्ट्री और डीमन किंगडम पर। जैंगी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। बाहर उन्होंने देखा कि कई लोगों की स्किन उतारी जा रही थी, जैसे कोई पूजा हो रही हो। जैंगी ने पूछा, कि स्नो रीजन की फूड कल्चर है? लेबू बोला, ये तो सैक्रेड सैक्रिफाइस है। चढ़ावे के लिए ह्यूमन स्किन और ऑर्गन से मैजिकल टूल्स बनाए जाते हैं। ये सब तांत्रिक बिलीव्स का हिस्सा था, आफ्टर लाइफ में सुख की गारंटी के लिए। जैंगी और उसके साथी अंदर से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन बाहर से कूल बने रहे। शैडो स्पेस में मौजूद लड़कियां उल्टी कर रही थी। फिर वो एक बड़े लामा को प्रवचन देते हुए देखे, कष्ट सहो, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। गरीब और भूखे भक्तों की आंखों में होप की चमक थी। एक बूढ़ी औरत तो खुशी से हंसने लगी, मैं मरूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी और मेरे अत्याचारी नरक में जलेंगे। जब लामा ने रिपीट कहा, सबने दोहराया, मैं प्रायश्चित करूंगा। ये सब देखकर जैंगी को
हेवनली सी सिटी की स्नो वर्शिपिंग कल्ट की याद आ गई। जैंगी ने पूछा, इन सब के बाद लोग बहुत ओबीडियंट हो जाते हैं। लेबू बोला, नहीं नहीं, ये तो तपस्या है। लियांग यू ने तंज कसा, तो तुम और तुम्हारे मालिक क्यों नहीं तपस्या करते? लेबू बोला, हमने पास लाइफ में किया था, तभी तो भोग रहे हैं। जैंगी हंसते हुए बोला, हजारों साल से ये लोग जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट है। लियांग यू की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लेबू सब नोट कर रहा था और सोच रहा था, ये औरत मर्सिनरी जैसी नहीं लगती। आधे दिन घूमने के बाद वो शांजिया मोनेस्ट्री नहीं जा पाए क्योंकि वो याशन लांगताई फैमिली के कंट्रोल में थी। जैंगी ने डिसाइड किया कि रात में इन्वेस्टिगेशन करेगा। रूम में लौटते ही लियांग यू ने गुस्से में कहा, ये तो नर्क है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। बाकी लड़कियां भी बाहर आईं। जो हाइमे और यांगमी की हालत खराब थी। कीर ने कहा, सिचुएशन केओटिक है, लेकिन सारा सिटी कुछ ज्यादा ही खराब है। ये तो साउथ वेस्ट रीजन का सेंटर है, फिर भी हालत ऐसे है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। जैंगी भी थोड़ा सीरियसनेस दिखा रहा था। जो कीर बोली, तुम सब ने भी नोटिस किया ना, यहाँ हर कोई एबनॉर्मल लग रहा है। कमरे में सब चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार सबकी निगाहें जैंगी पर जा टिकी। जैंगी ने पहले ही सबको बता दिया था, सिर्फ अपने गोल्स पूरे करो, लोकल मामलों में टांग मत तड़ाओ। उनकी टीम बहुत ताकतवर थी, पर पूरे रीजन से दुश्मनी लेना काफी बेवकूफी होता। यहाँ एपिसलोन भी मौजूद है। सोफा पर बैठे जैंगी ने दोबारा कहा, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्शन मत लेना। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो समझना पड़ेगा कि असली माहौल कैसा है। आज रात में शोंगजिया टेम्पल और ग्रेट स्नो माउंटेन जाऊंगा। उसने लियांग यू की तरफ मुड़ के कहा, तुम पाजी फैमिली की क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन किसी को पता ना चले। अब लियांग यू की एबिलिटी 9800 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। पूरे स्नोई प्लेटू में उससे ताकतवर लोग बहुत कम थे। साथ ही वो पहले से ही एक स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की थी। जासूसी उसके लिए परफेक्ट काम था। लियांग यू ने तुरंत हामी भरी, ठीक है। बाकी सबको जैंगी ने समझाया, आराम करो, चिंता मत करो, हम सेफ हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो निकल जाएंगे। बाकी सब चले गए, लेकिन यांग शिनशिन रुक गई। भाई, अचानक लियांग को पाजी फैमिली की जांच क्यों सौंप दी? असल में प्लान के मुताबिक जैंगी अकेला ग्रेट स्नो माउंटेन और शोंगजिया टेम्पल एक्सप्लोर करने वाले थे, बाकी कुछ नहीं करना था। ये नया फैसला अचानक लिया गया था। जैंगी ने गहरी नजरों से कहा, पहले हमारे पास इस जगह की ज्यादा इन्फो नहीं थी, पर अब लग रहा है कि पाजी फैमिली बहुत सिंपल नहीं है। आज जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। उस औरत की खुदकुशी और अजीब बर्ताव वाले सर्फ्स ने उसे अनईजी कर दिया था। यांग शिनशिन बोली, पाजी गेजांग कभी एपिसलोन के खिलाफ साजिश नहीं करेगा जब तक कि शोंगजिया टेम्पल उसके पीछे ना हो। जैंगी ने ठंडी आंखों से कहा, इसीलिए हमें सब कुछ क्लियरली समझना है। ये स्नोई प्लेटू बहुत डीप है, एक एक कदम संभाल के रखना होगा। उधर रात के 8 बजे पाजी गेजांग अपने घर लौटा। बहुत सारे गार्ड्स के बीच वो तेजी से अंदर गया। लेबू पहले से दरवाजे पर था। मास्टर, गेस्ट आ गए हैं। सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। पाजी गेजांग मुस्कुराया, अच्छा किया, चलो मुझे उनसे मिलाओ। लेबू ने हिचकिचाते हुए पूछा, मास्टर, ये लोग इतने खास कौन हैं कि आप इतना इंतजाम कर रहे हैं? पाजी गेजांग ने उसे घूरा, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। लेबू डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। गलती हो गई मास्टर। पाजी गेजांग ने उसे खड़ा किया, अब बताओ आज क्या क्या हुआ? लेबू ने धीरे धीरे सारी बात बताई, जैंगी के आने से लेकर लेडी 27 की मौत तक। पाजी गेजांग का चेहरा सख्त हो गया। वो औरत गेस्ट के कमरे में क्या कर रही थी? वो आपकी फेवरेट थी, गार्ड्स ने उसे रोका। आज के सारे गार्ड्स को मार दो, शोंगजिया टेम्पल के रिचुअल्स के लिए बलि में इस्तेमाल करेंगे। लेबू ने पूछा, क्या उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? पाजी गेजांग हंसा, बस एक औरत थी, गेस्ट चाहे तो 100 दे दो। इसके बाद पाजी गेजांग सीधा जैंगी के पास पहुंचा। अंदर बस सोलोंग दीजी को साथ ले गया। बाकी सब पुराने गार्ड्स हटा दिए गए, सिर्फ उनके पर्सनल लोग रह गए। अंदर आते ही पाजी गेजांग मुस्कुराया, मेरे दूर के दोस्त,
मैं रोज तारे गिनता था तुम्हारी याद में। जैंगी ने दरवाजा खोला। मास्टर पाजी, बहुत दिन बाद। पाजी गेजांग ने हाथ मिलाया। फॉर्मल मत बनो, मुझे गेजांग ही कहो। फिर उसने जोर देकर कहा, मैं आपके लिए खास डिनर अरेंज कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे टेस्टी खाना। जैंगी और उसकी टीम पहले ही खा चुके थे, लेकिन ये डिनर सिर्फ खाना नहीं था, ये रिस्पेक्ट और बातचीत की शुरुआत थी। पाजी गेजांग ने शानदार पार्टी दी। महल जैसा हॉल, नाचती हुई डांसर्स, तरह तरह के व्यंजन। जैंगी को नाच देखना पसंद नहीं था, पर आज पहली बार इतने बड़े स्केल पर देखा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। पाजी गेजांग बोला, अगर कोई डांसर पसंद आए तो रात के लिए ले जा सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं। जैंगी ने हंसते हुए मना कर दिया, मुझे ये सब वर्ल्डली हॉबीज पसंद नहीं। फैटी शू और अंकल यू थोड़े टेम्प्टेड हुए, लेकिन जैंगी का सिग्नल क्लियर था, रेस्टोरेंट जरूरी है। खाना वाकई लाजवाब था। जैंगी ने पूछा, ये खाना जरूर आपके फेवरेट शेफ ने बनाया होगा। पाजी गेजांग गर्व से बोला, बिल्कुल, लुडान हमारे सबसे बेस्ट शेफ हैं, देवताओं को भोग लग सकता है ऐसा खाना बनाते हैं। फिर उसने कहा, आज का सबसे खास डिश अब आने वाला है, रेयर इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ। तभी एक इंटॉक्सिकेटिंग खुशबू दूर से आई, सबके सेंसर हिल गए। मेट्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, सबकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन सबकी निगाहें उस ट्रे पर टिकी थी जो शेफ लुडान लेकर आ रहा था। लुडान ने ट्रे खोली और सबकी आंखें फटी रह गई। प्लेट में रखा सफेद नरम चमकदार मांस, जिसकी खुशबू किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन जैंगी ने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसे ये खुशबू बहुत जानी पहचानी लगी। 2 साल पहले यूलू में जब उसने अपने दुश्मनों को जलाया था, तब ऐसी ही गंध फैली थी। उसने गहरी नजर से पाजी गेजांग को देखा। मास्टर पाजी, क्या ये वही खास डिश है जो तुम हमें खिलाने वाले हो? शेफ लुडान का बनाया खाना सबकी नजर खींच लाया। लियांग यू, फैटी शू और अंकल यू तक स्वाद में खो गए। सिर्फ जैंगी को कुछ अजीब लगा। ये इसीलिए नहीं कि बाकी लोग स्लो थे, बल्कि इसीलिए कि जैंगी ने उन्हें कभी भूख की तकलीफ महसूस ही नहीं होने दी थी। इसीलिए वो इस अजीब ऑरा से अनजान थे। जैंगी ने चॉपस्टिक नीचे रख दी और पाजी गेजांग की तरफ हल्की स्माइल के साथ देखा। पाजी गेजांग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये स्नो माउंटेन प्लेटू की सबसे खास डेलिकेसी है। यहाँ तक कि देवताओं को चढ़ाने के लिए भी हम यही बनाते हैं। इसका इंग्रेडिएंट तैयार करने में 6 महीने लग गए हैं। लियांग यू और अंकल यू ने जैंगी का फेस पढ़ा और तुरंत अलर्ट हो गए। लियांग यू ने धीरे से पूछा, जैंगी क्या हुआ? जैंगी मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस मुझे व्हाइट मीट पसंद नहीं। ये सुनते ही लियांग यू और अंकल यू का फेस चेंज हो गया। प्लेट में रखे सफेद घोष को देख अचानक उल्टी सी लगने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाजी का टॉप फूड ये होगा। जैंगी ने शांत वॉइस में कहा, तांत्रिक बुद्धा धर्म की स्पेशलिटीज वाकई यूनिक है, पर मैं ये नहीं खा सकता। वो चुपचाप बैठ गया। मोटा शू अब भी कंफ्यूज था, उसे अब भी खाना छोड़ना मुश्किल लग रहा था। पाजी गेजांग को जेन्युइनली सरप्राइज हुआ। उसे लगा ये डिश सबको पसंद आएगी, लेकिन यही बात स्कैरी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये फूड स्नोलैंड में अब नॉर्मल हो गया है। जैंगी को तब समझ आया कि दिन में पाजी के घर उसे जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था वो इसी वजह से था। तभी शेफ लुडान सामने झुककर बोला, माफ करना, क्या मेरी डिश आपको पसंद नहीं आई? जैंगी मुस्कुराया, आपकी गलती नहीं है, बस मुझे ये इंग्रेडिएंट पसंद नहीं। जैसे कुछ लोग धनिया नहीं खाते, वैसा ही कुछ है। मोटा शू अब भी हिम्मत नहीं हार रहा था। उसने पूछा, बॉस, अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या मैं खा लूं? जैंगी मुस्कुराया, अगर मन है तो ट्राई कर लो। मोटा शू खाने को उठ ही रहा था कि जैंगी ने कहा, तू मटन नहीं खाता ना? शू बोला, मैं खाता हूँ, वही मटन जो हमने आज स्लॉटर हाउस में देखा था। इतना सुनते ही मोटा शू के हाथ से मीट गिर गया। उसका फेस वाइट पड़ गया। वो गिर ही पड़ता अगर अंकल यू से पकड़ता नहीं। पाजी गेजांग कुछ समझ नहीं पाया। उसने बोला, लगता है हमारे और बाहर के फूड में फर्क है। जैंगी ने पूछा, ये हैबिट यहाँ कब से है? शायद 2 साल हुए होंगे, पाजी ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। शेफ लुडान चुपचाप खाना हटा ले गया, लेकिन पाजी गेजांग तो पूरे जोश में ही खुद ही सब मीट खाने लगा। उसको देख सब सहम गए। इतना पावरफुल इंसान इस तरह खा रहा था जैसे भूखा हो। जैंगी ने सोचा, ये सिर्फ लोकल टेस्ट नहीं हो सकता,
कुछ और गड़बड़ है। फिर भी वो शांत रहा और अपना बाकी खाना खाने लगा। लियांग यू तो अब कुछ खा ही नहीं पाई। अंकल यू ने संभाला और मोटा शू भूखा था तो थोड़ा और खा ही गया। खाना खत्म हुआ तो पाजी गेजांग ने सर्वेंट्स को हटाया और सीरियस होकर बोला, चुनजाओ धर्मा सभा में अब 1 हफ्ता है। आपको यशंगलांग ताई फैमिली के प्रेशर को रोकना होगा। बाद में चारों बड़ी फैमिलीज मिलकर डीमन किंगडम का डोर ओपन करेंगे। जैंगी ने डायरेक्ट सवाल किया, आपने आज तक ये नहीं बताया कि डीमन किंगडम का ट्रेजर है क्या? किंग गेजार की ओरिजिनल बायोग्राफी में सब लिखा होना चाहिए। पाजी गेजांग बोला, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन मैं पाजी फैमिली का फ्यूचर रिस्क पर नहीं लगा सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ खत्म होने के बाद ओरिजिनल बुक आपके हवाले कर दूंगा। जैंगी बोला, मुझे भी कुछ तो बेनिफिट चाहिए। पाजी गेजांग थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये ट्रेजर उसी से जुड़ा है जो आपने क्विलिंग माउंटेन्स के नीचे देखा था। जैंगी शॉक हो गया। वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन, स्नेक पीपल, ये बातें सिर्फ टॉप सीक्रेट थी। उसे लगा शायद पाजी गेजांग ब्लफ कर रहा है। तभी यांग शिनशिन की वॉइस उसके कानों में गूंजी, भैया ये तुम्हें फूल बना रहा है। किंग गेजार की स्टोरी 2000 साल पुरानी है, लेकिन वो सिविलाइजेशन उससे भी बहुत पुरानी है। जैंगी को होश आया। उसका जजमेंट उस चीज ने बिगाड़ दिया था जो उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता थी। फॉग वैली के नीचे क्या है? वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे द लेजेंड ऑफ किंग गेजार चाहिए। समझे? पाजी गेजांग डर गया। ये थ्रेट थी। ठीक है, वो बोला, कुछ भी हो मैं बुक आपको दूंगा, और अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपने साथ शंजिंग ले चलिए। जैंगी मुस्कुराया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने बताया कि रास्ते में उसने पेट्रोल टीम के कुछ लोगों को मार दिया। पाजी गेजांग हंस पड़ा, वो याशांगलांग ताई के गुंडे थे। आपने अच्छा किया, पर ये मैटर अब आप हैंडल करो। जैंगी ने कहा, बाद में। पाजी गेजांग ने सबको कहा कि धर्मा सभा तक पाजी हाउस में ही स्टे करें। उसने कुछ ब्यूटीफुल लड़कियों को भेजने की कोशिश भी की, पर जैंगी ने मना कर दिया। रात हो चुकी थी। लौटने के बाद लियांग यू गुस्से से फट पड़ी। ये तो लिमिट हो गई। लोग ही लोगों को खा रहे हैं। ये जगह तो पूरी तरह सड़ चुकी है। सब सोचने लगे, अगर लीडर ऐसा है तो आम लोग कैसे होंगे? शायद यहाँ कोई भी इनोसेंट नहीं। जैंगी बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये तय ना हो जाए कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। ये शायद सब एक जैसे हैं। जैंगी का उसूल है, जब तक कोई बात उससे जुड़ी नहीं है वो दूसरों के मामलों में नहीं पड़ता। उसने कई बार देखा है कि बेकार टांग अड़ाने का अंजाम क्या होता है। अगर खुद मुखिया ही ऐसा गिरी हुई हरकत करे तो समझो ये जगह पूरी तरह सड़ चुकी है। इसे बचाना नामुमकिन है। लियांग यू ने मायूसी से कहा। फैटी शू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो आज वो चीज खाते खाते बच गया। सोचकर ही उसे उल्टी आने लगी। जैंगी ने लियांग यू से कहा, प्लान के हिसाब से चलो। आज रात मुयान की शैडो कवर में जाओ और देखो कि ये पाजी फैमिली असल में कैसी है। फिर वो गंभीरता से बोला, सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर रहना, किसी भी चीज में इंटरफेयर मत करना, समझी? लियांग यू ने सर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। फालतू की इन्वॉल्वमेंट से बस नुकसान होगा। तीनों ने 3 रूम्स लिए। फैटी शू उसी के रूम में रुका ताकि कोई पाजी फैमिली वाला आए तो हैंडल कर सके। बाकी सबको घर में ही रहने को कहा सिक्योरिटी के लिए। जैंगी ने फ्लावर को वहीं छोड़ दिया क्योंकि टीम में से 2 मेजर फाइटर्स यानी जैंगी और लियांग यू बाहर जाने वाले थे। प्लान के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। जैंगी ने अपने सबमरीन आर्मर का मास्क पहना, ऑप्टिकल स्टेल्थ मोड ऑन किया और डायमेंशनल दरवाजा खोलकर पाजी हाउस से निकल गया। हर बार की तरह 3 किलोमीटर का स्पेस जंप वो किसी की नजर में नहीं आया। दिन में उन्होंने टेरेन का मैप समझ लिया था, इसीलिए जल्द ही वो पाजी फैमिली की सीमा से बाहर निकला। आसमान में रुककर उसने पीछे पाजी हाउस की रोशनी देखी, फिर नजरें घुमाई उत्तर पश्चिम के ऊंचे पहाड़ों की तरफ। वो था ग्रेट स्नो माउंटेन। शोंगजिया मठ के पीछे खड़ा हुआ कुलुन पहाड़ों का एक प्रमुख शिखर। जैंगी ने बिना रुके उसी दिशा में बढ़ गया। पाजी गेजांग ने कहा था कि डीमन किंगडम जमीन के नीचे है और उसका गेट किसी को नहीं पता। चारों चीफ्टन फैमिलीज के पास इसके मैप के टुकड़े हैं, पर जैंगी को किसी मैप की जरूरत नहीं। उसकी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी से वो दरवाजा खुद ढूंढ सकता था।
उधर लियांग यू और मुयान भी स्टेल्थ मोड में पाजी हाउस की छानबीन कर रहे थे। कोनों की परछाइयों में छुपकर वो अंदर घुसे। कोर्ट यार्ड में लाइट थी, लेकिन साइड एरियाज अंधेरे थे। मुयान की स्टेल्थ स्किल इतनी स्ट्रांग थी कि जैंगी तक उसे पकड़ नहीं पाया था। उन्हें दिखा पाजी फैमिली के लोग लग्जरी में डूबे हुए थे, नशे और वायलेंस में। ये देख लियांग यू की तलवार खींचने की हुई, पर जैंगी के शब्द उसके कानों में गूंजे, बस ऑब्जर्व करो। आधा घंटा सर्च करने के बाद मुयान बोली, बाहर तो सब नॉर्मल लग रहा है, अंदर चलो। लियांग यू ने पूछा, क्या ढूंढना है? मुयान मुस्कुराई, जो तुम्हारा दिल कहे। लियांग यू ने गहरी सांस ली, कुछ बातें क्लियर करनी होगी, वरना मन शांत नहीं होगा। मुयान बोली, शायद जैंगी भी यही चाहता था, इसीलिए तुम्हें भेजा। लियांग यू स्टन हो गई। जैंगी जानता था कि उसके अंदर की जस्टिस की आग कभी कभी ट्रबल दे सकती है, पर वो इसे चेंज नहीं करना चाहता था। पाजी फैमिली की सच्चाई जानने का ये एक मौका था। साइड कोर्ट यार्ड से गुजरते हुए लियांग यू को जमीन के नीचे से अजीब साउंड्स आई। नीचे कुछ है, उसने कहा। मुयान की शैडो दीवारों से होकर एक सीक्रेट सेलर तक पहुंच गई। नीचे का सीन देखकर दोनों हैरान रह गई। गंदगी, बदबू, केजेस में बंद लड़कियां, कुछ नंगी, कुछ प्रेग्नेंट, नजरें खाली, शरीर टूटे हुए। ये एक नर्क है। लियांग यू का चेहरा पीला पड़ गया, उसे उल्टी आने लगी। मुझे पता है ये कौन है, वो रो पड़ी। ये जगह हेल है, वो दांत पीसते हुए बोली। उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए पर साफ कहा, जैंगी का काम पूरा होते ही मैं इस जगह को तबाह कर दूंगी। मुयान शांत थी, बोली, तुम जो चाहो कर सकती हो, पर ये सिर्फ सिम्टम्स ठीक करना है, रूट नहीं। उसे पता था ऐसी जगह सिर्फ स्नो प्लेटू में नहीं, दुनिया के हर कोने में है, जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। तभी बाहर से एक्सप्लोजन और चीख पुकार सुनाई दी। रेबल्स आ गए, किसी ने चिल्लाया। पाजी के प्राइवेट सोल्जर्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स भागे उन्हें रोकने। लियांग यू ने कहा, चलो देखते हैं। मुयान बोली, सिर्फ देखना है, लड़ना नहीं। लियांग यू मुस्कुराई, चिंता मत करो, मुझे समझ है। उधर जैंगी ग्रेट स्नो माउंटेन के पास पहुंच गया। वो सीधा सोंगजिया मंदिर नहीं गया, क्योंकि वहां प्लेटू का मास्टर रहता है। मंदिर गार्ड से घिरा था, सब मैक्स हाई टेक कॉम्बैट सूट्स में थे, शायद रिवरसाउथ डोमेन से इंपोर्ट किए गए थे। जैंगी बिना किसी रोक टोक के स्नो माउंटेन में घुस गया। अंदर अंधेरा था, वो मड में फंस गया। वॉइड की पावर से उसने खुद के चारों ओर रास्ता बनाया और नीचे की तरफ बढ़ा। आखिरकार उसे एक अंडरग्राउंड केव मिल गया। उसने टैक्टिकल आई पीस और साउंड वेव सिस्टम ऑन किया ताकि डीमन किंगडम का सुराग मिल सके। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे जैंगी ने एक विशाल अंडरग्राउंड केव खोजा। मैप ना होने की वजह से वो धीरे धीरे इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा। ये जगह बेहद बड़ी थी, जैसे कि पाजी गेजांग ने बताया था। चारों बड़ी फैमिलीज को इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस और मैन पावर चाहिए होंगे। शायद इसीलिए धर्मा कॉन्फ्रेंस के बाद सबने साथ आकर इसमें घुसने का फैसला किया। लेकिन जैंगी के लिए मैप की कमी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास टाइम और पावर दोनों थे। अपनी बॉडी के स्मार्ट सिस्टम से उसने केव की बेसिक स्ट्रक्चर समझ ली। ये एक अंडरग्राउंड रिवर से जुड़ी थी जो सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैली थी। उसने 100 माइल्स के एरिया को टारगेट किया, क्योंकि डीमन किंगडम इसी बड़े बर्फीले पहाड़ के नीचे माना जाता था। जैसे ही जैंगी ये एरिया समझ लिया, उसने अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करके केव को तेजी से स्कैन करना शुरू किया। उसे वहां कुछ बलि के जानवरों की हड्डियां तो मिली, पर कोई एंशिएंट रेलिक नहीं मिला। तभी उसे पास ही कुछ अजीब फील हुआ। वो एक रॉक वॉल में घुस गया और चुपचाप देखने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी ब्लैक कॉम्बैट सूट में वहां आया। वो सीधा उसी डायरेक्शन में गया जहां जैंगी खड़ा था और फिर केव में और डीप चला गया। जैंगी समझ गया कि कोई पहले ही ट्रेजर की तलाश में आ गया है। उसने उस आदमी को फॉलो करना शुरू किया। अपने क्विनलिंग आर्मर की कैमोफ्लाज और शैडो कंसीलमेंट की मदद से कुछ देर बाद वो आदमी एक अंडरग्राउंड क्लिफ पर रुका और फिर हवा में उड़ते हुए नीचे गया। उसके पीछे जैंगी भी गया। नीचे एक नया अंडरग्राउंड वर्ल्ड था जहां हड्डियों के ढेर थे। वो आदमी कुछ संस्कृत मंत्रों का जाप करने लगा और हड्डियां हिलने लगी। हड्डियों का एक पहाड़ गिरा और उसके नीचे से एक डीप कुआं निकला। जैंगी को लगा शायद यही डीमन किंगडम का एंट्रेंस है।
वो आदमी उस कुएं में कूद गया और जैंगी ने भी अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी से उसका पीछा किया। कुएं के पार एक छोटा वैली था जहां एक विशाल एंशिएंट गेट था, ब्लैक ब्लू कलर का, लगभग 50 मीटर ऊंचा, जिस पर संस्कृत के अक्षर और एक एंशिएंट वॉर की पेंटिंग थी। शायद राजा गेजार द्वारा राक्षसों को सील करने की कहानी। जैंगी सरप्राइज था कि ऐसा गेट सच में मौजूद है। वो आदमी गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा था पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पावर से जमीन हिलने लगी। वो क्लियरली एक एपिसलॉन लेवल म्यूटेंट था। जैंगी को डाउट हुआ कि ये शांगजिया टेम्पल का वही फ्यूनरल मास्टर है जिसे वो पहले मिला था। पर तभी एक दूसरा आदमी आया, सिंपल कपड़ों में, नंगे पांव, खुले बालों के साथ। वो शांत भाव से मंत्र बोलता हुआ उनके पास आया और बोला, दनवीर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैंगी समझ गया यही असली शांगजिया टेम्पल का फ्यूनरल मास्टर है। अब सवाल था, पहला आदमी कौन है? पहला आदमी गुस्सा होकर बोला, तू ही तो है तबाही की जड़। और उसके गोल्डन विंग्स हवा में चमक उठे। लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर भी शांत था। तभी उसने जैंगी की तरफ देखा और कहा, काफी देर देख लिया, अब बाहर आ जाओ। जैंगी शॉक था। वो पूरी तरह हिडन था। स्पेस आइसोलेशन यूज किया था, कैमोफ्लाज एक्टिवेट किया था, फिर भी उसका कवर ब्रेक हो गया। तभी और दो लोग डार्कनेस से बाहर निकले, एक ब्लैक आर्मर में, दूसरा गोल्डन कॉम्बैट सूट और एक शाइनी तलवार के साथ। सबकी एंट्री देखकर जैंगी को फील हुआ यहाँ 5 एपिसलॉन लोग मौजूद हैं। हर कोई सोच रहा था कि वो अकेला ट्रेजर लेने आया है, पर असल में सब वही सोच रहे थे। जैंगी स्माइल करके बोला, तो सब यही हैं, पर अंदर से सब शॉक थे। इतने पावरफुल लोग एक ही जगह एक ही टाइम पर। 5 लोग डीमन एम्पायर के द्वार के सामने खड़े थे। सब चुप थे, पर काले कपड़ों वाला लंबा आदमी बोला, लगता है तुम सब इसी चीज के लिए आए हो। उसकी नजर विशाल दरवाजे पर पड़ी। सुनहरे पंखों वाला एलियन गुस्से में बोला, ये तो स्नोई प्लेटू का खजाना है। तुम कौन हो? इसे छूने की हिम्मत कैसे की? रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, पर बिना देवी देवताओं की रक्षा के यहाँ आना ठीक नहीं है। उसकी आवाज शांत थी पर ताकत से भरी हुई। लंबा एलियन जोर से हंसा, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। ट्रेजर तो उसी का होगा जो इसे ले जाने की ताकत रखता है। सोने के कवच वाला आदमी चुप था, पर उसकी तलवार और मुस्कुराहट से उसकी मंशा साफ थी। जैंगी खामोश था पर दबाव महसूस कर रहा था। 5 एपिसलॉन लेवल वॉरियर्स एक साथ साउथ वेस्ट रीजन में आए थे। जैंगी ने सोचा कि ये सब कौन है, पर सबने इंटेलिजेंट वॉइस चेंजर्स पहने थे। बालों वाले आदमी ने गुस्से में पूछा, तुम सच में नहीं जाओगे? लंबा एलियन बोला, ये रिलिक्स तुम्हारे तांत्रिक सेक्स के नहीं है। सुनहरे पंखों वाले एलियन ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारे पूर्वज गेजार किंग ने दबाया था। ये हमारे प्लेटू का हिस्सा है। अब प्लेटू के 2 लोकल एलियंस आउटगाइडर्स के खिलाफ हो गए। दरवाजे से एक पुरानी, भारी और मृत्यु भरी एनर्जी आ रही थी। जैंगी को त्रौक के रक्त समर्पण की क्रूर विद्याएं याद आई। तभी सोने के आदमी ने कहा, तुम दरवाजा ले जाओ, पर जो इसके पीछे है वो यहीं रहेगा। बात अब खत्म हो चुकी थी। तभी रोशनी फैलाने वाले व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा और उसके शरीर से जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। दूर शांगजिया मोनेस्ट्री की 3000 स्तूपियां घूमने लगी और प्लेटू की शक्ति उसके अंदर समा गई। जैंगी हैरान रह गया, क्या सच में भगवान होते हैं? अब उसमें कोई शक नहीं था। वो तंत्र का फ्यूनरल मास्टर था। उसकी शक्ति लेवल कम से कम 20,000 पॉइंट्स था। जैंगी ने सोचा, लेकिन मेरे पास अब क्विनलिंग आर्मर है जो मेरी ताकत 18,000 तक पहुंचा चुकी है। हार भी हो तो भाग सकता हूँ। जब सबने पीछे हटने से इनकार किया तो फ्यूनरल मास्टर ने अटैक किया। पहले उस लंबे एलियन को निशाना बनाया। सुनहरी रोशनी में उसकी शक्ति ईश्वर जैसी थी। उसने तीनों, जैंगी, लंबे एलियन और सोने का एलियन को एक ही वार में दबोचने की कोशिश की, पर तीनों ने मिलकर उसकी विशाल बुद्धा हथेली को चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते सुनहरे पंखों वाला एलियन भी युद्ध में शामिल हो गया और अपने पंखों से तेज ब्लेड्स फेंकने लगा। अब लड़ाई 3 वर्सेस 2 हो गई थी। लंबा एलियन हंसने लगा और विशाल हो गया और उसकी तलवार से हेलफायर निकली। तभी 5 की ताकत एक जगह इकट्ठा हो गई। शक्ति कंट्रोल से बाहर जा रही थी।
जैंगी ने वॉइड एनर्जी बाहर निकाली और युद्ध में झोंक दी। अब पलड़ा उनके पक्ष में झुकने लगा। फ्यूनरल मास्टर को खून की उल्टी हुई, पर फिर शांगजिया मोनेस्ट्री की स्तूपियों से उसे फिर से शक्ति मिलने लगी। वो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वो तंत्र का अवतार बन चुका था। अचानक डीमन एम्पायर के दरवाजे पर उकेरे गए जीवनों की आंखें खुल गई और उन्होंने सबको घूरना शुरू कर दिया। फिर अंडरटेकर ने मुस्कुराते हुए एक मुद्रा बनाया और पांचों की शक्ति दरवाजे की तरफ भेज दी। हम सब उसके हाथों इस्तेमाल हो गए, जैंगी बोला। दरवाजा हिलने लगा और उसके अंदर से खून बहने लगा। सारे एलियंस पीछे हट गए। अंडरटेकर अब अकेला था। दरवाजे के पीछे से डरावनी हंसी आ रही थी। जैंगी ने डायमेंशनल गेट खोला और निकल गया, पर एक सीक्रेट कैमरा पीछे छोड़ दिया। बाकी दो भी निकल गए। अंडरटेकर खून की नदी पर खड़ा मुस्कुराता रहा। दरवाजा अब डार्क रेड हो चुका था। जैंगी ने सोचा, क्या दरवाजा खोलने के लिए 4 फैमिलीज के पास जो चाबियां हैं वो जरूरी हैं? सब कुछ उलझ गया।